हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरेस और आज की वाली वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोंगोडीबी के बारे में, जो एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। फ्रेंड्स, आपको एसक्यूएल के बारे में तो पता ही होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जिसके अंदर हम बहुत सारे टेबल बना सकते हैं और उसके अंदर बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई एसक्यूएल। तो ठीक इसी प्रकार से मोंगोडीबी भी एक डेटाबेस है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे सपोर्ट करता है नो एसक्यूएल, यानी इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं आएगा। मोंगोडीबी के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो यहाँ पे जेसन के फॉर्म में होता है। यानी अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है पहले से तो यहाँ पे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स। जैसे कि आपको जेसन के बारे में पता ही होगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसके अंदर आप मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और जेसन का मोस्ट ऑफ यूज कहाँ पे होता है, बैकएंड का डेटा यहाँ पे फ्रंट एंड में सेंड करने के लिए, यानी सर्वर का जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पे क्लाइंट को सेंड करने के लिए जेसन फॉर्मेट का यूज होता है ऑलमोस्ट। तो जावास्क्रिप्ट में जैसे ऑब्जेक्ट आता है उसके अंदर हम कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक इसी प्रकार से जेसन के अंदर भी डेटा स्टोर होता है। और वही फॉर्मेट यहाँ पे पाइथन के अंदर डिक्शनरी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और पीएचपी के अंदर आपने एसोसिएटिव एरे देखा होगा फ्रेंड्स, उसके अंदर हम कैसे डेटा को स्टोर करते हैं की एंड वैल्यू के पेयर में, ठीक इसी तरह से यहाँ पे जेसन में डेटा स्टोर होता है। तो ये वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ ना जानने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो बिना किसी देर के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सिंपली यहाँ पे ब्राउजर को करना है ओपन, और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है मोंगोडीबी और करो एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे पहली वेबसाइट आ चुकी है mongodb.com। सिंपली उसके ऊपर जाना है आपको। ओके, तो यहाँ पे मोंगोडीबी के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फ्रेंड्स, तो सिंपली आप इसे यहाँ पे रिफर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ पे नई टैब करेंगे ओपन, और यहाँ पे सर्च करेंगे नो एसक्यूएल वर्सेस एसक्यूएल और करेंगे एंटर। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इमेजेस को करेंगे ओपन। ओके, तो सिंपली इसके ऊपर करेंगे क्लिक। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये देखो यहाँ पे पहला डिफरेंस है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एसक्यूएल यहाँ पे आरडीबीएमएस को सपोर्ट करता है। और ठीक इसी तरह से यहाँ पे नो एसक्यूएल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है। यानी तो ये क्या करता है, सिंपली अगर आपके पास 1 GB का डेटा है तो उसे यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके अलग अलग जगह पे स्टोर कर लेता है। ओके, ताकि हम जब भी रन टाइम पर डेटा को फेच करें तो वो एकदम फास्टली एग्जीक्यूट करके हमें यहाँ पे डेटा को दे देता है। ओके, इसलिए यहाँ पे नो एसक्यूएल का एग्जीक्यूशन पावर फास्ट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे वर्टिकल स्केलेबल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्केलेबल। ओके, तो एसक्यूएल में जो भी डेटा स्टोर होता है वो यहाँ पे रो वाइज होता है टपल के अंदर, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे नो एसक्यूएल के अंदर पूरा उल्टा है। जैसे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली डेटा को स्टोर किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल की एंड पेयर के फॉर्म में, वो हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे है फिक्स स्कीमा, यानी एसक्यूएल के अंदर अगर आपने कोई टेबल बनाया है तो इसके अंदर आपको फिक्स करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितनी फील्ड आएगी। फॉर एग्जांपल आईडी, नेम, एज, ऐसे बहुत सारे डेटा आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिंपली आपको डिफाइन करनी पड़ेगी स्कीमा। लेकिन नो एसक्यूएल के अंदर डायनेमिक स्कीमा होती है, यानी आपको कुछ भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप रन टाइम पर अपने हिसाब से कोई भी डेटा को कोई भी फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। यानी यहाँ पे आपको पहले से कोई स्कीमा डिफाइन करनी नहीं है, और रन टाइम पर जो भी डेटा आप ऐड करोगे वो सब यहाँ पे ऐड हो जाएगा डायनेमिकली, और तब वो अपनी स्कीमा चेंज कर लेगा। अब नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपली जब भी आप क्वेरी को फायर करते हो तो एसक्यूएल में क्या होता है, वहाँ पे पेरेंट एंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर फॉरेन की के जरिए हम यहाँ पे दोनों टेबल को मर्ज करते हैं और यहाँ पे डेटा को फैच करते हैं। ओके, ठीक इसी प्रकार से नो एसक्यूएल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसके अंदर आप डायरेक्टली रेफरेंस पास कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का। तो इसी वजह से यहाँ पे नो एसक्यूएल बेस्ट डेटा स्टोरेज है। अब नेक्स्ट कैन बी यूज फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड नॉट गुड फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरी। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि एसक्यूएल के अंदर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स क्वेरी हम लिख सकते हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, ये सब कॉन्सेप्ट वहां पे है, लेकिन नो एसक्यूएल के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे इसे करेंगे बंद, और अगर आपको यहाँ पे और जानकारी चाहिए तो सिंपली यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी फ्रेंड्स। ओके, जैसे कि ये देखो यहाँ पे मोंगोडीबी का ऑफिशियल पेज है। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फ्रेंड्स, जैसे कि ये देखो यहाँ पे डिफरेंस लिखा है इन लोगों ने। ओके, तो ये तो हमने देख लिया है, जैसे कि एसक्यूएल डेटाबेस क्या करता है, रो एंड कॉलम में डेटा स्टोर करता है, लेकिन नो एसक्यूएल क्या करता है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। और डॉक्यूमेंट में भी कैसे स्टोर होता है, जेसन के फॉर्मेट में। ये देखो यहाँ पे जेसन के फॉर्मेट में की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। ओके, अब यहाँ पे नीचे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे कि ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, ये सब यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस को सपोर्ट करते हैं। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे मोंगोडीबी है, फायरबेस है, ये सब यहाँ पे नो एसक्यूएल डेटाबेस को सपोर्ट करते हैं। चलिए अब सिंपली जाएंगे नीचे, और ये देखो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सिंपली आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए तब सिंपली यहाँ पे जाएंगे, और सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मोंगोडीबी को करना पड़ेगा इंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जाना है mongodb.com, जो वेबसाइट यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने ओपन की थी। ओके, अब सिंपली यहाँ पे आके आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है, और यहाँ पे जाके आपको ऑप्शन मिलेंगे तरह तरह के। तो सिंपली यहाँ पे आपको चूज करना है कम्युनिटी एडिशन,
जो है यहाँ पे आपको फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वही आपको यूज करना है। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे कम्युनिटी एडिशन के ऊपर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपको तरह तरह के मोंगोडीबी के वर्जन दिखेंगे, आपको जो भी चाहिए सिंपली सिलेक्ट करो। तो मैं अभी यहाँ पे करंट जो चल रहा है 5.0.6 उसी को करूंगा सिलेक्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है, मेरा विंडोज है तो सिंपली ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ पे पैकेज में सिंपली है MSI, तो इसे सिलेक्ट करेंगे। अब सिंपली करेंगे डाउनलोड। ओके, तो यहाँ पे जब तक के डाउनलोड हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं आपको जेसन का फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे फोल्डर को करेंगे ओपन। ओके, ये देखो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ओके, तो मैं यहाँ पे VS कोड को करूंगा ओपन। ओके, आई होप आपको पता होगा कि ये VS कोड क्या है। ये सिंपली एक टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो अपना, जैसे कि आप यहाँ पे नोटपैड यूज करते हैं, नोटपैड++ यूज करते हैं, ठीक इसी प्रकार से आप इसके अंदर भी कोड लिख सकते हैं। इसका इंटरफेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो सिंपली यहाँ पे मैं इसी को यूज करूंगा। तो यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे और इसका नाम रख देते हैं data.json। चलिए, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। चलिए, अब इसके अंदर हमें यहाँ पे डेटा को स्टोर करना है जेसन के फॉर्म में। तो एकदम इजी है फ्रेंड्स, सिंपली आपको यहाँ पे यूज करना है कर्ली ब्रैकेट एंटर। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में लिखा कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे जैसे एंटर किया तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओवर हो चुका है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे नोटपैड यूज कर रहे हैं तो सिंपली आपको इसे ध्यान में रखना है, जब भी आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो तब यहाँ पे ओवर कर लो। ओके, ताकि यहाँ पे एंड टाइम पर आपका कर्ली ब्रैकेट मिस ना हो जाए। ओके, अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको डेटा को स्टोर करना है। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है। तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें, पहली है की और दूसरी है वैल्यू। अगर आपको स्टूडेंट का नाम सेव करना है तो सिंपली यहाँ पे लिख दो डबल कोट नेम। ये देखो सिंपली मैंने क्या किया, एक की लिख दी। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड जो दिख रही है वो यहाँ पे की है। अब आपको सिंपली इसकी वैल्यू असाइन करनी है, तो यहाँ पे आके कॉलन कर लो स्पेस। अब आपको इसकी वैल्यू देनी है, तो सिंपली यहाँ पे डबल कोट और यहाँ पे लिख देते हैं हरेश। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड वाली जो दिख रही है आपको वो है एक की और राइट साइड वाली जो है वो है उसकी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे इस की मदद से इस वैल्यू को हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे फ्रेंड्स। यही सेम टू सेम चीज यहाँ पे पाइथन के अंदर टपल के फॉर्म में है। तो अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल डेटा को ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे लिख दो कॉलन एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको एक एरर दिख जाएगी, जैसे कि ये देखो यहाँ पे माउस लेके जाते हैं और ये देखो यहाँ पे लिखा है ट्रेलिंग कोमा। यानी आप जब भी जेसन के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहे हैं तब आपको सिंपली एक ही चीज ध्यान में रखनी है, और वो है जब भी आप डेटा को ऐड करोगे तब यहाँ पे लास्ट में जो लाइन आएगी, जैसे कि हमारा एग्जांपल देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फील्ड को ऐड किया है। ओके, तो जहाँ कहीं पे भी आपकी फील्ड ओवर हो रही है तो वहां पे ऐसा कॉमा मत लिखो। और ये देखो यहाँ पे ये सॉल्व हो चुकी है, यानी लास्ट लाइन पे आपको कॉमा नहीं लिखना है। चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें और डेटा ऐड करना है, और डेटा ऐड होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी पहली लाइन। तो दूसरा डेटा आएगा वो यहाँ पे दूसरी लाइन में आएगा, तो सिंपली यहाँ पे आपको करना है कॉमा और कर लो एंटर। ये देखो यहाँ पे हम दूसरा डेटा ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने किया है कॉमा। ओके, अब सिंपली यहाँ पे दूसरी की पास करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं एज कॉलन स्पेस, यहाँ पे लिख देते हैं 21। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैंने सिंपली इतना लिखा और किया सेव। ओके, अब सिंपली यहाँ पे ये देखो ये पहली लाइन जो हमने लिखी है उसके अंदर हमने क्या लिखा, की और उसकी वैल्यू। तो की जो लिखी हमने वो यहाँ पे हमने लिखी डबल कोट के अंदर, और नीचे वाली की है वो भी यहाँ पे डबल कोट में है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये पहली की वैल्यू है तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है डबल कोट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अल्फाबेटिक वैल्यू असाइन की है। तो सिंपली यहाँ पे जब भी आप अल्फाबेट को स्टोर करो तब यहाँ पे डबल कोट लिखना पड़ेगा आपको। और ठीक इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे नंबर स्टोर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे एज जो है वो यहाँ पर नंबर के फॉर्म में है, तो उसके लिए आपको डबल कोट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर डबल कोट लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, लेकिन यहाँ पे जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा तब यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है आपको समझने में, तो सिंपली आप यहाँ पे इसे यूज़ मत करो, सिंपली ऐसे रहने दो। अब सिंपली यहाँ पे और डेटा ऐड करेंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ऐड किए हैं, जैसे कि यहाँ पे कोर्स, सिटी एंड स्टेट, ये सारी वैल्यू यहाँ पे मैंने ऐड कर ली है। अब सिंपली करेंगे सेव। ओके, चलिए अब ये तो हो गई हमारी सिंगल वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे की है और उसके सामने एक वैल्यू है, तो यहाँ पे जो राइट साइड वैल्यू है वो तो यहाँ पे एक ही है। अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू पास करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे पास करना है एक नई फील्ड जिसका नाम है सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये देखो यहाँ पे MCA के फील्ड के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे बिग ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये बिग ब्रैकेट क्या दिखाता है फ्रेंड्स, ये सिंपली आपको दिखाता है कि ये जो भी डेटा है वो यहाँ पे मल्टीपल है। ओके, तो यहाँ पे जो भी बिग ब्रैकेट है उसे आप यहाँ पे एरे समझ सकते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ यहाँ पे एक साथ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं एंड्रॉयड पाइथन
बिग डेटा टूल्स कॉमा कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे की तो एक ही थी सब्जेक्ट्स की, लेकिन सामने जो हमने पास की है वैल्यू वो हमने एरे के अंदर पास की है, यानी एरे के अंदर आप मल्टीपल इस प्रकार से वैल्यू को पास कर सकते हैं। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे एक नई और फील्ड ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स कॉलन, यहाँ पे वापस आएगा एरे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्क्स तो मल्टीपल हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें अलग अलग सेमेस्टर का ट्रैक रखना पड़ेगा, जैसे कि सेमेस्टर 1 के मार्क्स अलग, सेमेस्टर 2 के मार्क्स अलग। तो ये चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे यूज़ करना है ऑब्जेक्ट यानी कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे लिखना है कर्ली ब्रैकेट एंटर, बस। तो स्टार्टिंग में हमने जो कर्ली ब्रैकेट लिखा था फ्रेंड्स, वही चीज़ यहाँ पे वापस आ चुकी है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में जो कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया था फ्रेंड्स, वही यहाँ पे वापस रिपीट हो रहा है। तो इसके अंदर भी आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं सैम कोलन 1। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सैम 1। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे सैम 2 और सिंपली कर लेंगे सेव। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे मार्क्स और उसके सामने एक एरे, और एरे के अंदर यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने यहाँ पे सिंपली वैल्यू पास की है, जैसे कि सैम 1 सैम 2। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का यूज करके मल्टीपल चीज एक साथ यहाँ पे पास कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स पास करने हैं तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेटा कॉलन। अब यहाँ पे वापस आएगा एरे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट है तो सबके यहाँ पे मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फील्ड के अंदर मल्टीपल वैल्यू को कर लिया है पास। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं पास और सिंपली करेंगे सेव। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने डायनेमिकली एक स्कीमा बनाई है, जिसके अंदर यहाँ पे एक स्टूडेंट के डेटा मैंने यहाँ पे स्टोर किए हैं, जैसे कि यहाँ पे उसका नाम क्या है, एज क्या है, कोर्स कौन सा है, उसका सब्जेक्ट्स कौन सा है, उसके मार्क्स कितने हैं, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्टोर कर ली है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे मोंगोडीबी के अंदर डेटा स्टोर होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये जेसन कितना आसान है, जब भी आपको मल्टीपल वैल्यू को ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे यूज करना है ये बिग ब्रैकेट यानी एरे, और उसके अंदर आपको जो भी वैल्यू पास करनी है वो डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, तो सिंपली यहाँ पे इसे इंस्टॉल करना है। तो अभी यहाँ पे इसे करेंगे बंद। ओके, ये देखो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे इसका ऊपर करो डबल क्लिक। ओके, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन सब मिल जाएगी आपको। सिंपली जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे इसे सिंपली करना है टिक और नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, कंप्लीट या तो फिर कस्टम। तो यहाँ पे आपको जाना है कंप्लीट के साथ, हमें यहाँ पे पूरा मोंगोडीबी इंस्टॉल करना है। अब नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टिक होगा, तो सिंपली यहाँ पे इसे टिक रहने दे। इसमें लिखा है इंस्टॉल मोंगोडीबी एज अ सर्विस। ओके, इसका मतलब है कि जब भी आप मोंगोडीबी को रन करोगे तब उसे यहाँ पे बैकग्राउंड में रन करना है आपको कि नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसे अनटिक करोगे तो वापस आपको बार बार सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो सिंपली आपको इसे रखना है टिक, ताकि यहाँ पे आपको बार बार यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट ना करना पड़े। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसे इसे रहने दे। ओके, और नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे है डेटा डायरेक्टरी, यानी जो भी आपका इंस्टॉलेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, मोंगोडीबी सर्वर, और उसके बाद उसका वर्जन और डेटा नाम का एक फोल्डर है। तो यहाँ पे जितने भी डेटा हम स्टोर करेंगे डेटाबेस के अंदर, वो सारा डेटा इस जगह पर स्टोर हो जाएगा। अब सिंपली जाएंगे नेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे नीचे ये देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि इंस्टॉल मोंगोडीबी कंपास। तो यहाँ पे मोंगोडीबी कंपास क्या है फ्रेंड्स, सिंपली एक GUI बेस सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पे आपको मोंगोडीबी को एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है। मोंगोडीबी को एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है फ्रेंड्स, वो भी GUI फॉर्म में। ओके, यानी वहाँ पे आप डेटाबेस को एक्सेस कर पाओगे, वो भी GUI फॉर्म में। तो अगर आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल करना है तो सिंपली यहाँ पे टिक रखो, और अगर आपको इसे इंस्टॉल नहीं करना है तो इसे अनटिक भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे इसे टिक रहने देते हैं। अब सिंपली जाएंगे नेक्स्ट और यहाँ पे कर लेते हैं इंस्टॉल। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे क्लोज। ओके, तो यहाँ पे जो भी प्राइवेसी का सेटिंग है वो यहाँ पे ध्यान से देखो। आपको यहाँ पे जो भी टिक रखना है उसे टिक रखो, वरना उसे अनटिक कर दो। तो यहाँ पे सबको अनटिक कर रहा हूँ और सिंपली करेंगे स्टार्ट। ओके, और ये है हमारा मोंगोडीबी कंपास, जो एक सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पे GUI के बेस पर है। जो चीज़ यहाँ पे हमने टिक की थी वही यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब सिंपली यहाँ पे इसे सबसे पहले करेंगे बंद और यहाँ पे करेंगे फिनिश। चलिए, तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली इसे करेंगे मिनिमाइज, और यहाँ पे इस ब्राउजर का भी काम नहीं है तो सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे बंद। ओके, तो यहाँ पे मोंगोडीबी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। चलिए अब सिंपली देखते हैं कि कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे जाओ कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पे है सी ड्राइव। अब आपको सिंपली जाना है प्रोग्राम्स फाइल्स में।
अब यहाँ पे सिंपली जाएंगे नीचे और ये देखो यहाँ पे MongoDB का एक फोल्डर है, सिंपली करो ओपन। यहाँ पे सर्वर और यहाँ पे एक फोल्डर है 5.0 जो इसका वर्जन है। अब इसके अंदर जाना है बिन फोल्डर में। ओके, और ये देखो यहाँ पे जो भी हमने MongoDB इंस्टॉल किया है उसका सॉफ्टवेयर यहाँ पे है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इसका पाथ करना है कॉपी और इसे सिंपली ऐड करना है एनवायरमेंट वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो है वो तो ऑटोमेटिकली पाथ को ऐड कर लेता है। ओके, चलिए तो सिंपली यहाँ पे CMD को करेंगे ओपन, CMD। ओके, तो ये है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। अब सिंपली यहाँ पे लिखना है मोंगो और कर लो एंटर। तो ये देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि ये देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ चुकी है और जिसके अंदर लिखा है MongoDB का वर्जन और उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे इसकी जगह पे कोई अलग ही मैसेज आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको आउटपुट में मिल रहा है, जैसे कि Mongo इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे इसका जो पाथ है इसे करना है कॉपी। अब यहाँ पे जाके आपको लिखना है एनवायरमेंट और ये देखो यहाँ पे एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स जो आपको सेट करना है। अब सिंपली यहाँ पे जाओ नीचे और यहाँ पे आपको एक वेरिएबल मिलेगा जिसका नाम है पाथ, सिंपली उसके ऊपर करो क्लिक। अब आपको सिंपली जाना है एडिट के अंदर और यहाँ पे नीचे जाना है। ओके, और ये देखो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर ने पहले से यहाँ पे इसको सेट कर लिया है। तो अगर आप में ये सेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पे न्यू के ऊपर करो क्लिक और यहाँ पे कर लो पेस्ट और सिंपली ओके कर लो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इसे करना है बंद। अब सिंपली यहाँ पे इसका काम नहीं है तो यहाँ पे इसे करेंगे बंद। चलिए अब सिंपली यहाँ पे जाएंगे CMD और यहाँ पे लिख दो मोंगो और करो एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ चुकी है। अब सिंपली यहाँ पे आप MongoDB का कमांड लिख सकते हैं, लेकिन कमांड लिखने से पहले मैं सिंपली यहाँ पे इसे करूँगा बंद और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा MongoDB कंपास के बारे में। तो सिंपली जाना है विंडोज़ के ऊपर और ये देखो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी MongoDB कंपास, सिंपली इसके ऊपर करो क्लिक और ये देखो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे इसे करो मैक्सिमाइज और ये देखो यहाँ पे आपको एक URI पास करना है, जैसे कि यहाँ पे MongoDB लोकल होस्ट 27017। तो ये तो हमारा यहाँ पे है लोकल सर्वर, तो इसलिए यहाँ पे इसका URI कुछ इस प्रकार से आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोकली यूज कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे कुछ इस प्रकार का URI आएगा जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा होगा। ओके, यहाँ पे आके सिंपली आपको क्लिक करना है कनेक्ट के ऊपर। तो ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, यानी हमारा MongoDB का सर्वर यहाँ पे बैकग्राउंड में चल रहा है और उसी को यहाँ पे इसने एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो भी करेंगे वो सब यहाँ पे MongoDB के अंदर डायरेक्टली एक्सेस होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर है और MongoDB जो है यहाँ पे सर्वर है। तो सर्वर को कमांड पास करने के लिए सिंपली यहाँ पे CMD यूज करना चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर है तो सिंपली आप इसे भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब सिंपली यहाँ पे डेटाबेस को करेंगे क्रिएट, तो इसके लिए सिंपली जाना है डेटाबेस के ऊपर। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ डेटाबेस दिख जाएंगे, जैसे कि एडमिन, कॉन्फ़िग, लोकल, ये सब डेटाबेस पहले से यहाँ पे बने हैं, तो सिंपली इसे ऐसे ही रहने दे। अब नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करना है तो सिंपली ये देखो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट डेटाबेस, इसके ऊपर करो क्लिक। अब यहाँ पे सिंपली आपको डेटाबेस का नाम पास करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी नाम पास कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलेज। ओके, अब नीचे यहाँ पे आपको पास करना है कलेक्शन का नाम। तो यहाँ पे कलेक्शन क्या होता है, सिंपली यहाँ पे ब्राउजर को करेंगे ओपन। ओके, तो ये देखो यहाँ पे SQL एंड MongoDB दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे कि SQL के अंदर हम यहाँ पे क्रिएट करते थे डेटाबेस, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे MongoDB में आता है डेटाबेस, जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल SQL के अंदर डेटाबेस होता था और डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते थे। ठीक इसी प्रकार से MongoDB के अंदर डेटाबेस के अंदर बहुत सारे कलेक्शन होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कीवर्ड ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है कलेक्शन और यहाँ पे लिखा है टेबल्स। ओके, तो इन दोनों का मतलब क्या है, जैसे कि SQL के अंदर हम बहुत सारे टेबल्स बनाते थे और उसी टेबल को हम यहाँ पे मर्ज करके डेटा को फेच करते थे, लेकिन टेबल के अंदर स्कीमा फिक्स रहती थी। जैसे कि टेबल के अंदर 5 फील्ड है तो यहाँ पे हम 5 ही फील्ड को ऐड कर सकते थे। छठी अगर ऐड करनी है तो पूरी स्कीमा चेंज करनी पड़ेगी और उस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है सबके अंदर वो चेंज होगा। जबकि यहाँ पे MongoDB के अंदर यूज होता है कलेक्शन। ओके, तो यहाँ पे कलेक्शन को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि आप नए कपड़े खरीदने गए बाजार में तो वहां पे आपको दिखेगा अलग अलग प्रकार के कलेक्शन यानी कुछ लिमिटेड नहीं है, उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि अलग अलग प्रकार के कपड़े आते हैं तो उसका कलेक्शन चेंज होता रहता है, वहां पे कुछ फिक्स नहीं है, सब कुछ चेंज होता रहता है। और सभी कलेक्शन के अंदर अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट आते हैं MongoDB के अंदर। तो डॉक्यूमेंट के अंदर भी ऐसा है, जैसे कि यहाँ पे कोई फिक्स स्कीमा नहीं है, आप अपनी मर्जी से जितनी फील्ड ऐड करना चाहो उतनी ऐड कर सकते हो। और जब भी आप कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की स्कीमा चेंज करोगे तो उसकी इफेक्ट यहाँ पे दूसरे डॉक्यूमेंट में नहीं होगी। तो यहाँ पे ये बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे डेटाबेस के लिए। अब नेक्स्ट आता है रो।
तो एसक्यूएल के अंदर रो के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, जबकि मोंगोडीबी के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर होता है। वो तो हमने यहाँ पे देखा, लेकिन यहाँ पे आपको एक नई चीज दिखेगी जिसका नाम है बेसन। तो यहाँ पे हमने जेसन तो देख लिया फ्रेंड्स, जेसन यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, उसका तो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी दिखा दिया और उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर करना है वो भी आपको दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे यूज किया है इन लोगों ने बीसन। तो बीसन का मीनिंग क्या होता है, सिंपली ये देखो, यहाँ पे आपको दोनों के बीच में डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे कि जेसन एंड बीसन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जेसन तो हमें पता है जैसे कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसके अंदर आप कुछ इस प्रकार से डेटा को स्टोर कर पाएंगे, जैसे कि की एंड वैल्यू के पेयर पे आपको डेटा को करना है स्टोर। और अगर मल्टीपल वैल्यू है तो सिंपली यहाँ पे आपको यूज करना है एरे, और एरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक इसी प्रकार से नीचे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे आपको मिलेगा बीसन। तो ये देखो यहाँ पे बीसन क्या है, बीसन यानी बाइनरी जेसन, यानी आपने जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर किया है जेसन के फॉर्मेट में, वो देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्टोर हो रहा है। लेकिन बीसन के अंदर थोड़ा सा अलग है, जैसे कि यहाँ पे नीचे जाएंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे बीसन में क्या होता है, जैसे कि ये एक जेसन का डेटा है, उसी को यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देगा बाइनरी फॉर्म में। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यही चीज यहाँ पे कहलाती है बीसन यानी बाइनरी जेसन। तो मोंगोडीबी के अंदर भी डेटा कुछ इस प्रकार से स्टोर कर रहे हैं हम फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि मोंगोडीबी के अंदर डेटा बीसन फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, और जब भी आप यहाँ पे डेटा को फेच करोगे या तो फिर चेंज करोगे, तब यहाँ पे वो डेटा पास होगा जेसन के फॉर्मेट में। तो बीसन एंड जेसन दोनों चीज यहाँ पे यूज होती है मोंगोडीबी के अंदर। चलिए वापस यहाँ पे जाएंगे और ये देखो लास्ट में यहाँ पे है कॉलम्स। एसक्यूएल के अंदर कॉलम्स में डेटा स्टोर कर रहे थे, ठीक यही चीज यहाँ पे मोंगोडीबी के अंदर की एंड वैल्यू के पेयर में हम फील्ड के अंदर स्टोर कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज हमने यहाँ पे कवर कर ली है। अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे बंद। ओके, अब यहाँ पे आपको पास करना है कलेक्शन का नाम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेबल एंड कलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। वहाँ पे हम एक डेटाबेस क्रिएट करते थे, वहाँ पे बहुत सारे टेबल क्रिएट करते थे। ठीक इसी प्रकार से मोंगोडीबी में हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर बहुत सारे कलेक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कलेक्शन का नाम पास करना है, तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं कि मोंगोडीबी एक जनरल पर्पस डॉक्यूमेंट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, जो यहाँ पे डेटा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करता है। ओके, तो मेन टॉपिक पर आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम पास किया है कॉलेज और कलेक्शन का नाम रखा है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे क्रिएट। तो ये देखो यहाँ पे हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली इसके ऊपर करो क्लिक और ये देखो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन मिल जाएगा। तो ये है एक कलेक्शन। अब सिंपली करो क्लिक। अब सिंपली यहाँ पे आपको डेटा को ऐड करना है, तो सिंपली डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो ऐड डेटा का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली करो क्लिक और यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर करो क्लिक। ओके, तो इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेटा हमें कुछ इस प्रकार से ऐड करना है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे इसे निकाल देते हैं और ये है हमारे जेसन का ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये बाय डिफॉल्ट एक आईडी आएगी, जैसे कि एसक्यूएल के अंदर हमें प्राइमरी की असाइन करनी पड़ती थी आईडी के अंदर और वो ऑटो इंक्रीमेंट होती थी। ठीक इसी प्रकार से मोंगोडीबी क्या करता है, वो खुद से एक रैंडम आईडी जनरेट करके आपको देता है जो यहाँ पे यूनिक होगी, और आप उसी आईडी के जरिए डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे आईडी पास करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको फिर भी यहाँ पे आईडी पास करनी है तो सिंपली यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है उसे यहाँ पे निकाल दो, और आपको जो भी आईडी पास करनी है वो यहाँ पे लिख दो, जैसे कि हम लिख देते हैं 1। और अगर आपको यहाँ पे पहले जो आईडी थी वही यूज करनी है तो कोई बात नहीं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब सिंपली यहाँ पे और वैल्यू को ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और हो रहा है, वहां पे करेंगे कॉमा एंटर। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपको एरर मिल रही है, क्यों? तो मैंने पहले ही बोला आपको कि जेसन में जब भी लास्ट लाइन आएगी तब यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखना है, लेकिन नया रिकॉर्ड ऐड करना है हमें, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे जाके एक नई फील्ड को करेंगे ऐड, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं नेम कॉलन स्पेस और यहाँ पे लिख देते हैं हरेश कॉमा एंटर। यहाँ पे लिख देते हैं एज और एज को रखेंगे 21। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये जेसन का फॉर्मेट ही है और इसी फॉर्मेट में आपको डेटा को ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे आएगी की और की में आपको जो भी नाम देना है वो यहाँ पे पास कर लो, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं सिटी और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे राइट साइड आएगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं नवसारी। ओके, तो यहाँ पे डेटा को ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने पास किए हैं और हाँ यहाँ पे हमने आईडी मैन्युअली दी है, तो सिंपली यहाँ पे इसे निकालना पड़ेगा और यहाँ पे इसे डायरेक्टली असाइन करना है, तो यहाँ पे कर दो कॉमा। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 1, नेम हरेश एज 21 और सिटी है नवसारी। अब सिंपली यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं और सिंपली करेंगे इंसर्ट। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। चलिए, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे एक और डेटा को ऐड करेंगे, तो इसके लिए वापस जाना है ऐड डेटा इंसर्ट डॉक्यूमेंट और यहाँ पे इसे निकाल देते हैं।
चलिए अब सिंपली यहाँ पे डेटा को करेंगे चेंज। ओके, अब सिंपली करना है इंसर्ट। तो ये देखो यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगी जैसे कि डुप्लीकेट की। तो यहाँ पे जो आईडी हमने असाइन की है वो तो यहाँ पे पहले रिकॉर्ड में भी की थी हमने, तो यहाँ पे हमें चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी की जैसे काम कर रही है। क्योंकि यहाँ पे हर डॉक्यूमेंट की आईडी अलग होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि एसक्यूएल के अंदर हम यहाँ पे प्राइमरी की देते थे आईडी को, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे सब आईडी की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए जिसकी मदद से यहाँ पे डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। अब सिंपली यहाँ पे करेंगे इंसर्ट। तो ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे वापस जाएंगे डेटाबेस के ऊपर। तो ये देखो यहाँ पे कॉलेज नाम का एक डेटाबेस है, इसके अंदर स्टूडेंट्स नाम का एक कलेक्शन है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको नया कलेक्शन बनाना है तो सिंपली ये देखो क्रिएट कलेक्शन, और यहाँ पे आपको पास करना है इसका नाम। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं टीचर्स और सिंपली करेंगे क्रिएट। तो ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब वापस जाएंगे इसके अंदर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे डेटा ऐड करना है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आप डेटा को ऐड कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट और इसे यहाँ पे निकाल दो। अब सिंपली यहाँ पे आईडी दे दो और यहाँ पे जो भी डेटा चेंज करना है आपको वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं प्रशांत, एज 25 और सिटी में कर लेते हैं वलसाड। अब सिंपली करेंगे इंसर्ट। तो ये देखो यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुका है। ओके, तो अब शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी आईडी 1 असाइन की है फिर भी ये डेटा इंसर्ट हो गया क्यों? पहले तो यहाँ पे एरर आ रही थी जैसे कि डुप्लीकेट की, तो वो चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है कॉलेज का, उसके अंदर यहाँ पे अलग अलग 2 कलेक्शन है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर ये आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अलग अलग कलेक्शन के अंदर अलग अलग आईडी आप असाइन कर सकते हैं, लेकिन उस कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट जो है आपका उसकी आईडी उसी कलेक्शन में दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ मैच नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं वापस इसे यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, तो ये देखो यहाँ पे आपको वापस एरर मिल रही है जैसे कि डुप्लीकेट की। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर पर्टिकुलर आईडी ही देनी है डॉक्यूमेंट में, और वो आईडी यहाँ पे दूसरे डॉक्यूमेंट में मैच नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आपका डेटा ऐड होगा। ओके, तो ये देखो यहाँ पे फाइनली हमने 2 कलेक्शन बना लिए हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। स्टूडेंट्स के कलेक्शन के अंदर 2 डॉक्यूमेंट है और टीचर्स के कलेक्शन में 1 डॉक्यूमेंट है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेटा फाइंड करना है तो वो आप कैसे कर पाओगे? जैसे कि यहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट्स में और ये देखो यहाँ पे आपको फिल्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर करो क्लिक। अब सिंपली आपको करना है कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर आपको वो फील्ड पास करनी है जो आपको सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे आईडी के जरिए डेटा फेच करना है तो सिंपली यहाँ पे लिख दो डबल कोट और यहाँ पे की पास करनी है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आईडी, तो आईडी की यहाँ पे पास करेंगे जैसे कि _ID कोलन स्पेस। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पास करनी है, जैसे कि आपको कौन सी आईडी चाहिए, जैसे कि 2 नंबर की आईडी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे और ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिंपली लिखा कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर लिखा $ID:2। तो यहाँ पे ये है इसकी वैल्यू और यहाँ पे सामने जो है ये इसकी की है। तो सिंपली यहाँ पे करेंगे फाइंड। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में मिल रहा है नो रिजल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो आईडी असाइन की थी वो यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में थी। जैसे कि यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं और वापस करेंगे फाइंड। तो ये देखो यहाँ पे डबल कोट के अंदर हमने आईडी पास की है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आईडी हमेशा यहाँ पे डबल कोट में पास करो ताकि एज अ स्ट्रिंग कंसीडर हो। अब सिंपली करो फाइंड। तो ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली आपको रिकॉर्ड मिल चुका है फ्रेंड्स। ओके, और इसके अलावा जितने भी डेटा थे सब यहाँ पे हाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप इसे सर्च कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो यही सब चीज़ अब हम यहाँ पे CMD के जरिए एक्सेस करेंगे। चलिए अब सिंपली यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पे एक काम करेंगे, सिंपली ये जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उसे यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने से पहले सिंपली यहाँ पे CMD को करेंगे ओपन और यहाँ पे लिख देते हैं मोंगो और करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे मैक्सिमाइज। ओके, अब यहाँ से हम कमांड के जरिए एक्सेस करेंगे MongoDB को। ओके, तो आप भी मेरे साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। सिंपली यहाँ पे CMD को करो ओपन। अब सिंपली यहाँ पे लिख दो मोंगो और कर लो एंटर। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखेगी जिसके अंदर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डेटा होगा और हमारा जो भी कर्सर होगा वो यहाँ पे आपको ब्लिंकिंग करता दिखेगा। अब सिंपली कर दो एंटर। ओके, तो अब आपको सिंपली यहाँ पे कमांड लिखना है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे MongoDB कंपास में कमांड लिखना है तो वो आप कैसे कर पाओगे?
तो सिंपली यहाँ पे आपको ओके, तो सिंपली यहाँ पे लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही है, सिंपली करो क्लिक और ये देखो यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप जो भी कमांड लिखोगे वही चीज़ यहाँ पे भी आप लिख पाओगे। ओके, तो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा इस्तेमाल करना है। तो एज अ डेवलपर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिंपली यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करो। कमांड तो यहाँ पे दोनों जगह पे एक समान चलेंगे, तो आपकी मर्जी है आपको कौन सा यूज करना है। जैसे कि पहला कमांड है हमारा शो स्पेस DBS, यानी डेटाबेस को शो करो और कर लो एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे डेटाबेस की पूरी लिस्ट आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये है हमारा एडमिन डेटाबेस, कॉलेज, कॉन्फिग और लोकल। ये सारी चीज़ यहाँ पे इस कमांड के जरिए आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख दो शो DBS और करो एंटर। तो ये देखो यहाँ पे सारे डेटाबेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ओके, तो सिंपली आप यहाँ पे मेरे साथ साथ कमांड को नोट डाउन करते जाइए अपने हिसाब से, ताकि यहाँ पे आपको समझ में आ सके कि कौन सा कमांड कैसे यूज हो रहा है। या तो फिर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे उस PDF के जरिए भी आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं सब कमांड। तो पहला कमांड हमने आज देखा शो DBS, यानी जितने भी डेटाबेस है सबकी यहाँ पे लिस्ट दिखा दो। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा डेटाबेस हमें यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे यूज करना है कॉलेज का डेटाबेस, तो सिंपली यहाँ पे लिखो यूज स्पेस डेटाबेस का नाम, जैसे कि यहाँ पे हमारा है कॉलेज, और सिंपली कर लो एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिला, स्विच टू DB कॉलेज, यानी आपका जो भी कॉलेज नाम का डेटाबेस है उसके अंदर ये स्विच हो चुका है। यानी आपका जो भी कॉलेज का डेटाबेस है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सिलेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स। जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वही यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है अब। यानी इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो सब यहाँ पे इस कलेक्शन और इसके डेटा के बारे में होगा। तो यहाँ पे ये दूसरे जो डेटाबेस है वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो गए। जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसी डेटाबेस के अंदर वो कमांड फायर करेगा और उसी का यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखाएगा। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है, और यहाँ पे सिंपली आपको वेरीफाई कर लेना है डेटाबेस का नाम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप कैसे कर पाओगे। तो इसके लिए भी सिंपली आपको यूज करना है यूज स्पेस, आपको जो भी नया डेटाबेस क्रिएट करना है उसका नाम यहाँ पे लिख दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडिया और करेंगे एंटर। ओके, और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे सेम टू सेम मैसेज आ चुका है, स्विच टू DB इंडिया। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे तो हमने इंडिया के नाम का कोई डेटाबेस बनाया ही नहीं है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे इंडिया नाम का कोई डेटाबेस ही नहीं है, तो फिर इसने कैसे सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो फ्रेंड्स, ये यूज स्पेस डेटाबेस का नाम जो आप लिख रहे हैं वो क्या करेगा, अगर वो डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट है, यानी यहाँ पे डेटाबेस पहले से यहाँ पे हमने बनाया है तो सिंपली उसे करेगा सिलेक्ट। लेकिन अगर वो पहले से डेटाबेस हमने क्रिएट नहीं किया है तो ये कमांड सिंपली उसे कर देगा क्रिएट। यानी ये जो कमांड है वो हमें यहाँ पे दो तरीके से काम आ रहा है, जैसे कि डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट है तो उसे करेगा सिलेक्ट, और अगर यहाँ पे डेटाबेस नहीं है तो उसे यहाँ पे कर देगा क्रिएट और उसे कर लेगा सिलेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो जब भी आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो सिंपली इस कमांड का यूज करना है आपको। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब सिंपली यहाँ पे दूसरा कमांड देखेंगे, जैसे कि तो अगर आपको यहाँ पे देखना है कि आपने कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट किया है तो आपको सिंपली यहाँ पे कमांड यूज करना है जिसका नाम है DB। तो सिंपली यहाँ पे लिख दो DB और कर लो एंटर। तो ये देखो यहाँ पे हमने लास्ट में सिलेक्ट किया था इंडिया, तो यहाँ पे DB के अंदर क्या आ रहा है इंडिया। अगर आपको यहाँ पे स्विच करना है दूसरे डेटाबेस के ऊपर तो सिंपली यहाँ पे यूज करना है यूज स्पेस उस डेटाबेस का नाम, जैसे कि यहाँ पे कॉलेज यूज करना है तो सिंपली लिख दो यूज कॉलेज और करो एंटर। तो ये देखो यहाँ पे स्विच हो चुके हैं हम। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ DB और करूंगा एंटर तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, कॉलेज। यानी अब आपने कॉलेज का डेटाबेस सिलेक्ट किया है तो DB के अंदर क्या दिखेगा, जो भी करंट आपने डेटाबेस सिलेक्ट किया है वही। ओके, तो DB कमांड के जरिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि करंट डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट है, ताकि उसी डेटाबेस के अंदर आप यहाँ पे कमांड लिख सको फ्रेंड्स। तो सिंपली आपको यहाँ पे हर बार लिखना है DB और एंटर करोगे तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि अभी हमने डेटाबेस सिलेक्ट किया है कॉलेज का, तो DB के अंदर हमें दिख रहा है कॉलेज। तो यही सेम टू सेम चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कमांड के ऊपर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे डेटाबेस तो आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन अगर आपको वो डेटाबेस को डिलीट करना है, अब उसका काम नहीं है, अब उसको रिमूव कर देना है, तो वो आप कैसे कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे MongoDB कंपास में जाएंगे और ये देखो यहाँ पे ये है डेटाबेस हमारा। तो अगर आपको यहाँ पे इसे डिलीट करना है तो सिंपली ये देखो यहाँ पे आपको डिलीट का बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करते ही ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन कमांड के थ्रू हम कैसे डिलीट कर पाएंगे, तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है DB, यानी करंट जो भी डेटाबेस हमने सिलेक्ट किया है वो डॉट ड्रॉप डेटाबेस, और ये एक फंक्शन है तो सिंपली यहाँ पे आएगा स्मॉल ब्रैकेट। ओके, तो ये देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि करंट जो भी डेटाबेस मैंने सिलेक्ट किया है उसे यहाँ पे कर दो ड्रॉप, यानी करंट डेटाबेस हमने सिलेक्ट किया है कॉलेज को,
तो ये क्या करेगा फंक्शन, ये फंक्शन उस डेटाबेस को कर देगा ड्रॉप यानी डिलीट कर देगा परमानेंटली, और उसके अंदर जो भी डेटा होगा सब यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। चलिए अब सिंपली करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिला, OK1। तो यहाँ पे OK1 का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, OK1 का मीनिंग होता है कि सक्सेसफुली ये ऑपरेशन हो चुका है, यानी हमने जो भी डेटाबेस को क्रिएट किया था वो यहाँ पे सक्सेसफुली ड्रॉप यानी डिलीट हो चुका है। ओके, चलिए अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वो डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डेटाबेस को देखने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है सो DBS और करो एंटर। तो ये देखो यहाँ पे डेटाबेस हमारा निकल चुका है। ठीक ये चीज यहाँ पे MongoDB कंपास में भी आपको दिखेगी, जैसे कि ये देखो यहाँ पे। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपको डेटाबेस अभी भी दिख रहा है। तो सिंपली आपको जाना है यहाँ और सिंपली कर लो क्लिक। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, रिफ्रेश कर लिया है और हमारा यहाँ पे जो डेटाबेस था वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काम करेगा। चलिए अब इसे करेंगे मिनिमाइज, और यहाँ पे वापस हमें डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली लिखना है यूज स्पेस डेटाबेस का नाम, जैसे कि यहाँ पे हमें बनाना है कॉलेज, और सिंपली कर लो एंटर। अब सिंपली लिखेंगे सो DBS और करेंगे एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमारा कॉलेज का डेटाबेस क्रिएट तो हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिस्ट में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक उसके अंदर कोई कलेक्शन नहीं क्रिएट किया है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको वो नहीं दिखेगा। तो कंफर्मेशन के लिए सिंपली आपको लिखना है DB और करो एंटर। तो ये देखो यहाँ पे कॉलेज का डेटाबेस सक्सेसफुली सिलेक्ट है हमारा। अब हमें यहाँ पे कलेक्शन को क्रिएट करना है, तो सिंपली लिखना पड़ेगा DB यानी करंट जो भी डेटाबेस है उसके अंदर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है कलेक्शन को। तो सिंपली लिख दो डॉट क्रिएट कलेक्शन, और ये एक फंक्शन है तो यहाँ पे आएगा स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर आपको डबल कोट में नाम पास करना पड़ेगा, जैसे कि आपको जो कलेक्शन बनाना है उसका नाम आपको कौन सा देना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स और करेंगे एंटर। ओके, और ये देखो यहाँ पे OK1 आ चुका है, यानी सक्सेसफुली हमारा क्रिएट हो चुका है कलेक्शन। ओके, अब अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि इस डेटाबेस के अंदर कितने कलेक्शन है, तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है सो स्पेस। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि कितने डेटाबेस है, तो यहाँ पे हम लिखते थे DBS। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आपको कलेक्शन देखने हैं, तो सिंपली यहाँ पे लिखना है सो स्पेस कलेक्शन और करो एंटर। ओके, यहाँ पे लास्ट में आपको S ऐड करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको भी यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे एक लेटर की वजह से यहाँ पे आपको एरर भी फेस करने को मिलेगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे स्पेलिंग को चेक करना है बार बार। और ये देखो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट नाम का एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे कलेक्शन को ऐड किया, तो उसी वक्त हमें यहाँ पे सो DBS कमांड के अंदर डेटाबेस मिल चुका है फ्रेंड्स। जो यहाँ पे पहले नहीं मिला था वो यहाँ पे मिल चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक कलेक्शन को क्रिएट कर लिया है, इसी वजह से यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे आपको चेक करनी है, तो सिंपली यहाँ पे इसे करो रिफ्रेश। तो ये देखो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब करो क्लिक, और इसके अंदर हमने क्रिएट किया था स्टूडेंट्स का कलेक्शन, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली करो क्लिक। अब इसके अंदर अभी तक हमने कोई डेटा ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे दिखा रहा है नो डेटा। चलिए, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कमांड के ऊपर जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पे इस कलेक्शन को करना है डिलीट, जिसका नाम है स्टूडेंट्स, तो आप कैसे कर पाओगे? जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है DB यानी डेटाबेस जो अभी हमने सिलेक्ट किया है जिसका नाम है कॉलेज। तो कॉलेज का जो डेटाबेस है डॉट, और उसके अंदर एक कलेक्शन है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है स्टूडेंट्स डॉट। अब सिंपली आपको इसी कलेक्शन को करना है डिलीट, तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है ड्रॉप, और यहाँ पे ये फंक्शन है तो सिंपली यहाँ पे आएगा स्मॉल ब्रैकेट और सिंपली कर लो एंटर। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे मिल रहा है ट्रू, यानी हमारा ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और इसने यहाँ पे कलेक्शन को डिलीट कर दिया होगा। चलिए वापस यहाँ पे शो कलेक्शंस। तो ये देखो अब आपको यहाँ पे कोई कलेक्शन नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसे यहाँ पे हमने ड्रॉप कर लिया है। तो ठीक इसी प्रकार से आप कोई भी कलेक्शन को डिलीट कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, एक चीज ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपको उसी डेटाबेस को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर वो कलेक्शन है। यानी हमने यहाँ पे कॉलेज का डेटाबेस सिलेक्ट किया था और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का कलेक्शन था वो यहाँ पे इसी डेटाबेस में था, तो सबसे पहले वो डेटाबेस को आपको करना है सिलेक्ट। तो ये एक बार वेरीफाई कर लेना डिलीट करने से पहले। अब जैसे ये डेटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा उसके तुरंत बाद यहाँ पे आपको लिखना है DB डॉट उस कलेक्शन का नाम जो आपको डिलीट करना है डॉट ड्रॉप फंक्शन और कर लो एंटर। तो ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कमांड के ऊपर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कलेक्शन को वापस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं DB डॉट क्रिएट कलेक्शन स्मॉल ब्रैकेट और इसके अंदर लिख देते हैं स्टूडेंट्स
चलिए तो यहाँ पे हमारा कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। देखने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है शो स्पेस कलेक्शंस और लास्ट में यहाँ पे एस आएगा। ओके तो ये देखो यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे इसी कलेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट ऐड करना है। तो नया डॉक्यूमेंट कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे db डॉट, यानी अभी जो भी करंट डेटाबेस है उसके अंदर एक कलेक्शन है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। तो सिंपली लिखना है स्टूडेंट्स। ओके db डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट, सिंपली इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है आपको और इसके अंदर आपको एक पास करना है ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और आपको यहाँ पे जितनी भी फील्ड पास करनी है सब यहाँ पे आप कर पाओगे, लेकिन वो डेटा यहाँ पे की एंड वैल्यू के पेयर में होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे नोटपैड को करेंगे ओपन और यहाँ पे लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट एंटर। ओके तो मेरा एक सजेशन है आपके लिए, आप सिंपली यहाँ पे नोटपैड या तो फिर दूसरा कोई टेक्स्ट एडिटर यूज करो ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने के लिए, जिसके अंदर आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना है और उसी के अंदर यहाँ पर डेटा को ऐड करना है। ओके क्यों, क्योंकि वही सेम टू सेम चीज़ तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं नेम डबल कोट कॉलन हरेश। ओके यही चीज़ तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों, जैसे कि आपके सिंटेक्स में कोई भूल है, जैसे कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और डबल कोट निकाल देते हैं और आपसे गलती से एंटर दब गया तो ये देखो यहाँ पे एरर आ रही है। ये सेम टू सेम एरर आपको बार बार आएगी। ओके सिंपली इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे नोटपैड या तो फिर नोटपैड प्लस प्लस यूज करो। चलिए अब यहाँ पे सिंपली फील्ड लिखनी है हमें, तो यहाँ पे लिख देते हैं डबल कोट नेम, ये है इसकी की और हमें इसकी वैल्यू पास करनी है सामने, डबल कोट ओवर कॉमा एंटर। अब सिंपली यहाँ पे दूसरा पास करेंगे एज कॉलन स्पेस 21 कॉमा एंटर। यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं सिटी डबल कोट कॉलन स्पेस डबल कोट में लिख देते हैं नवसारी डबल कोट ओवर। ओके अब यहाँ पे कॉमा नहीं लिखना है आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये लास्ट लाइन है तो सिंपली यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इन सबको करेंगे कॉपी और CMD में जाएंगे और वापस लिख देते हैं db डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट और ये फंक्शन है तो सिंपली आएगा स्मॉल ब्रैकेट। अब ओके अब सिंपली यहाँ पे आपको करना है पेस्ट, तो पेस्ट करने के लिए सिंपली माउस जो है उसका राइट बटन क्लिक करो। ओके ये देखो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुका है। ओके अब यहाँ पे फंक्शन जो हमने स्टार्ट किया था उसी यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के जरिए और भी करना पड़ेगा। अब सिंपली कर लो एंटर, तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, राइट रिजल्ट एंड इंसर्टेड वन, यानी एक रिकॉर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। आपने यहाँ पे सक्सेसफुली एक डॉक्यूमेंट को ऐड कर लिया है अपने कलेक्शन के अंदर। ओके सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ पे MongoDB कंपास में भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा डेटा ऐड हो चुका है। अब यही चीज़ अगर हमें यहाँ पे कमांड के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है db डॉट कलेक्शन का नाम, जो हमारा कलेक्शन का नाम है वो है स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। सिंपली ये एक मेथड है जिसकी मदद से यहाँ पे डेटा को आप फेच कर पाओगे। अब सिंपली कर लो एंटर। ओके और ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली आपका एक रिकॉर्ड फेच हो चुका है और यहाँ पे आपको जितनी भी फील्ड दिख रही है सब यहाँ पे हमने ऐड की है, लेकिन यहाँ पे जो आईडी है वो यहाँ पे हमने ऐड नहीं की है। ओके तो ये आईडी कहाँ से आई है, ये आईडी को जनरेट किया है MongoDB ने और ये जो आईडी है वो यहाँ पे सबसे यूनिक होगी। तो अगर आपको यहाँ पे मैन्युअली आईडी देनी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैन्युअली आईडी, जैसे कि यहाँ पे आप लिख दो डबल कोट अंडरस्कोर ID डबल कोट ओवर कॉलन, सामने आपको जो भी आईडी पास करनी है वो लिख दो कॉमा। ओके ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली आईडी आ रही है उसे भी आप यूज़ करो। ओके जिससे होगा क्या, यहाँ पे आपको बार बार आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता रहेगा आपके लिए। चलिए इसी तरह से यहाँ पे एक और डेटा को ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले यहाँ पे इन सबको यहाँ पे क्लियर करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे ये सब मिक्स हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है CLS और करो एंटर। तो ये देखो यहाँ पे इसने क्लियर कर दी है स्क्रीन को। अब सिंपली आप यहाँ पे वापस इंसर्ट कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और आईडी को निकाल देते हैं। मैं सिंपली ऑटोमेटिक जनरेट जो हो रही है आईडी उसी का इस्तेमाल करूँगा। चलिए अब यहाँ पे नेम को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं मोहित 22 और यहाँ पे लिख देते हैं सूरत। चलिए अब इसे करेंगे कॉपी और यहाँ जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, db डॉट डेटाबेस तो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कलेक्शन का नाम यानी स्टूडेंट्स डॉट, इसी कलेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट ऐड करना है, तो सिंपली लिखो इंसर्ट। अब सिंपली इसके अंदर माउस का राइट क्लिक करो, अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ओवर कर लो और कर दो एंटर। तो देखो यहाँ पे ये भी ऐड हो चुका है।
अब अगर आपको यहाँ पे वापस देखना है कि इस कलेक्शन के अंदर कितने डॉक्यूमेंट है, तो सिंपली आपको लिखना है db डॉट कलेक्शन का नाम स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। ये मेथड है जो यहाँ पे आपको दिखा देगी कि इस कलेक्शन के अंदर कितने डॉक्यूमेंट है, सब यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपली करो एंटर। जैसे कि ये देखो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट हमने सक्सेसफुली ऐड कर लिए है इसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका जो भी फॉर्मेट है वो यहाँ पे पैराग्राफ के फॉर्म में है, यानी ये लाइन बाय लाइन आ रहा है। लेकिन हमें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आउटपुट में चाहिए, जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैंने कितना क्लीन कोड लिखा है, आपको यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन बाय लाइन ये सब लिखा है। तो अगर आपको यहाँ पे आउटपुट में यही फॉर्मेट चाहिए तो सिंपली आपको एक दूसरी मेथड का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है प्रेटी। तो उसको यूज़ करने के लिए सिंपली आपको यही चीज़ यहाँ पे रिपीट करनी पड़ेगी। तो बार बार यहाँ पे अगर कोड रिपीट हो रहा है तो सिंपली आप क्या करें, सिंपली अप एरो का यूज़ करें। जैसे कि कीबोर्ड में से जो भी अप एरो की है उसके ऊपर करो क्लिक। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपने जितने भी कमांड यहाँ पे लिखे हैं सब यहाँ पे ये हिस्ट्री के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। तो जितनी भी बार आप यहाँ पे अप एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर का कमांड ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे हमने जिस लाइन में कमांड को एंटर किया था वही लाइन यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो सिंपली आप यहाँ पे अप एंड डाउन एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे db.students.find, अब सिंपली यहाँ पे लिखना है .pretty और सिंपली कर दो एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे पूरा आउटपुट आपका चेंज हो चुका है। जैसे कि ये पैराग्राफ के फॉर्म में एक ही लाइन में दिखा रहा था आउटपुट, वही चीज़ यहाँ पे इसने क्या की, यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग लाइन में और इसी फॉर्मेट में आपको आउटपुट दिख रहा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं CLS, क्लियर हो गया। अब वापस यहाँ पे करेंगे प्रिंट, जैसे कि db.students.find.pretty। तो ये देखो वापस यहाँ पे आ चुका है। ओके, अगर आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है db.students.find1। ये एक फंक्शन है जो आपको यहाँ पे सिर्फ एक रिकॉर्ड फेच करके लेके आएगा। जैसे कि करेंगे एंटर, जैसे कि ये देखो यहाँ पे आउटपुट में आपको सिंपली एक ही डेटा मिला। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था find1, तो यहाँ पे सिंपली एक ही रिकॉर्ड लेके आया। तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट है, तो उसमें से सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट था वही यहाँ पे ये फेच करके लेके आया। तो find1 की मदद से आप यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट फेच कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट कमांड के ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट एक साथ ऐड करने हैं, जैसे कि अभी तक हमने क्या किया, इंसर्ट फंक्शन की मदद से एक एक रिकॉर्ड को ऐड किया। लेकिन अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है नोटपैड के अंदर और यहाँ पे इसे निकाल दो। ओके, अब आपको यहाँ पे सिंपली यूज करना है एरे का, और इस एरे के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो ये है हमारा पहला ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर जो भी आपको ऐड करना है वो यहाँ पे लिख दो। जैसे कि डबल कोट में लिख देते हैं नेम, डबल कोट, कोलन, लिख देते हैं प्रशांत, डबल कोट ओवर, कॉमा, एंटर, डबल कोट एज, डबल कोट ओवर, कोलन, और एज में रखेंगे हम 25, कॉमा, एंटर, डबल कोट लैंग्वेज, डबल कोट ओवर, कोलन, लैंग्वेज में हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट, कॉमा, यहाँ पे एक नई फील्ड ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं EXP यानी एक्सपीरियंस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 यानी इसका 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। ओके, ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे दूसरे डेटा भी ऐड करने हैं। तो सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट जहाँ ओवर हो रहा है वहाँ पे आपको करना है कॉमा, एंटर, और यहाँ पे कर लो पेस्ट। चलिए अब यहाँ पे थोड़े से डेटा ऐड कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डेटा ऐड किया है, जैसे कि ये 1, ये 2, 3, 4, 5, टोटल 5 रिकॉर्ड है। इन सबको यहाँ पे एक साथ हम इंसर्ट करेंगे, लेकिन इंसर्ट करने से पहले यहाँ पे जितने भी डेटा है इन सबको हम निकाल देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं db.student.find.pretty। तो ये देखो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट है, इन दोनों के यहाँ पे हमें निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, तो सिंपली आपको लिखना है db.collection का नाम जो है students.remove। ओके, अब यहाँ पे ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर अगर आप कोई पैरामीटर पास नहीं करते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा और कर लिया एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगी जो बोल रही है कि यहाँ पे आपको क्वेरी पास करनी ही पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आप पास कर सकते हैं और सिंपली कर लो एंटर। ओके, तो इससे होगा क्या, यहाँ पे इसने सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, यानी इस कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट है सब यहाँ पे निकल चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट लिखा है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में मैंने कोई कंडीशन ही नहीं लिखी है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता कि जिसका भी नाम हरेश है,
ओके, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को ही रिमूव करेगा जिसके अंदर यहाँ पे नेम इक्वल टू हरेश होगा, उसी को यहाँ पे करेगा रिमूव। जैसे कि ये देखो यहाँ पे इस कमांड की मदद से मैंने सारे डेटा को डिलीट कर दिया है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ही डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो सिंपली यहाँ पे उसकी फील्ड को कर देना है पास, और इस फील्ड के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट मैच हो गए सब यहाँ पे रिमूव कर देगा ये। चलिए अब सिंपली करेंगे CLS। ओके, तो अब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अब यहाँ पे हमारा पूरा कलेक्शन खाली है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे वापस कंफर्म कर लेते हैं, तो ये देखो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो मल्टीपल रिकॉर्ड हमने यहाँ पे लिखे हैं उसी को यहाँ पे डेटाबेस में ऐड करने हैं। तो सिंपली यहाँ पे इस सबको करेंगे कॉपी, और यहाँ पे आपको एक मेथड का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है इंसर्ट मैनी। तो सिंपली यहाँ पे लिख दो DB डॉट कलेक्शन का नाम जो है स्टूडेंट्स डॉट, सिंपली हम पहले यूज करा करते थे इंसर्ट, जिसकी मदद से हम यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट को ऐड कर पाते थे, लेकिन हमें यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट को ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको यूज करना है इंसर्ट मैनी। ओके, इस फंक्शन का नाम है इंसर्ट मैनी, यानी मल्टीपल डेटा आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। अब सिंपली यहाँ पे कर लो पेस्ट। तो पेस्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे माउस का राइट क्लिक, तो ये देखो यहाँ पे मैंने जो डेटा पास किए है वो यहाँ पे एरे के फॉर्म में की है। जो सबसे पहले हमने यहाँ पे एरे रखा था, जैसे कि ये देखो यहाँ पे हमने एरे के अंदर ही ये सारे डेटा ऐड किए हैं। तो अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल डेटा पास करना है तो यहाँ पे एरे का यूज करना ही पड़ेगा, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब सिंपली यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को करना पड़ेगा ओवर, और करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिला, एक्नॉलेजमेंट ट्रू, यानी सक्सेसफुली यहाँ पे डेटा हमारे ऐड हो चुका है। और इसकी जो भी आईडी जनरेट हुई है वही यहाँ पे आपको इंसर्टेड आईडी के अंदर मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने 5 डेटा इंसर्ट किया तो 5 की आईडी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए अब वापस यहाँ पे क्लियर करेंगे, अब वापस यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, सारे डेटा को फेच किया और यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे इसकी आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हुई है, उसका जो भी नाम है, उसका जो भी एज है, वो सब यहाँ पे हमने मैन्युअली ऐड किए थे इसी प्रकार से, और यही डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल डेटा को ऐड कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे करेंगे क्लियर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे काउंट करना है कि आपके कलेक्शन के अंदर कितने डॉक्यूमेंट है तो वो आप कैसे कर पाओगे। तो सिंपली आपको लिखना है DB डॉट कलेक्शन का नाम जैसे कि स्टूडेंट्स डॉट काउंट। ये फंक्शन है जो यहाँ पे आपको काउंट करके देगा कि इस कलेक्शन के अंदर टोटल कितने डॉक्यूमेंट है, और सिंपली कर दो एंटर। तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिला, आपको मिला 5, यानी इस कलेक्शन के अंदर टोटल 5 डॉक्यूमेंट है। यही चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने ऐड किए हैं। ओके, अब मान लो कि आपके पास एक कलेक्शन है जिसका नाम है स्टूडेंट्स और इसके अंदर 5 डॉक्यूमेंट है। तो इन 5 डॉक्यूमेंट में से सिंपली आपको एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं DB डॉट कलेक्शन का नाम स्टूडेंट्स डॉट फाइंड वन। ये तो हमने देख लिया है, तो ये एक सिंपली एक ही रिकॉर्ड को फेच करके लेके आएगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल 5 में से हमें पहले 2 रिकॉर्ड चाहिए, तो वो आप कैसे फेच कर पाओगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे यूज करना है DB डॉट कलेक्शन नेम जैसे कि स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। ओके, तो ये क्या करेगा, कलेक्शन में जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें तो यहाँ पे टॉप 2 चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे पहला और दूसरा रिकॉर्ड हमें यहाँ पे फेच करना है। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, वापस करना है अप एरो के ऊपर क्लिक, और यहाँ पे डॉट फाइंड के बाद आपको लिखना है डॉट लिमिट। ओके, ये फंक्शन क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे पास करोगे 1 और करोगे एंटर, तो इसने क्या किया, ये 5 डॉक्यूमेंट जो थे हमारे पास उसमें से सिंपली एक ही डॉक्यूमेंट को इसने फेच किया। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट 2, ओके, तो ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने 2 डॉक्यूमेंट को फेच किया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 3, 4, आप जितने भी नंबर यहाँ पे पास करोगे उतने डॉक्यूमेंट आपको फेच करके लेके आएगा। और अगर आपने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया तो यहाँ पे कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे सब यहाँ पे फेच करके लेके आएगा। ओके, आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे इसे करेंगे क्लियर। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर कोई स्पेसिफिक डेटा को फेच करना है, ओके, जैसे कि जिसकी भी एज 25 से ज़्यादा है या तो फिर कम है, सिंपली वही डेटा हमें यहाँ पे फेच करना है। तो वो कंडीशन हम कैसे लिखेंगे, तो इस कंडीशन के लिए सिंपली यहाँ पे इंटरनेट को करेंगे ओपन, और यहाँ पे लिख देते हैं MongoDB स्पेस लेस देन, और करेंगे एंटर। और यहाँ पे इसके ऑफिशियल साइट के ऊपर जाएंगे, और ये देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन क्वेरी ऑपरेटर सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर है $EQ। EQ का मीनिंग होता है इक्वल टू, जैसे कि हम कहते हैं ना
20 यानी एग्जैक्ट 20 के साथ मैच हो रहा है, एग्जैक्ट इक्वल टू। तो अगर आपको वो वाली क्वेरी लिखनी है तो सिंपली यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं $EQ यानी इक्वल टू। ठीक इसी प्रकार से $GT यानी ग्रेटर देन। अगर आपको यहाँ पे कंपेयर करना है 20 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, तो वो क्वेरी लिखने के लिए सिंपली आपको यूज करना है $GT। ठीक इसी प्रकार से $GTE, ई टेंड्स फॉर इक्वल टू यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम बोलते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे है। सिंपली यहाँ पे लास्ट में आपको ई ऐड करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे है LT यानी लेस देन और LTE यानी लेस देन और इक्वल टू। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे $IN यानी अगर आपके पास कोई एरे है और एरे के अंदर आपको एलिमेंट को सर्च करना है, जैसे कि आपके पास कोई स्पेसिफिक रेंज है, फॉर एग्जाम्पल एडमिन, टीचर, स्टूडेंट, ये जो भी फील्ड है इनमें से स्पेसिफिक कोई भी एक मैच होनी ही चाहिए, तब जाके ये काम आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे $NIN यानी नॉट इन यानी उस एरे के अंदर जो भी रेंज पास करेंगे उसके अंदर वो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपली आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे लिया और एरे के अंदर मैंने लिख दिया है PHP, Python। तो ये जो डेटा है हमारे, इसके अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के अंदर जावास्क्रिप्ट है, PHP है, पाइथन है, C++ है, यूनिक्स है। तो इन सब लैंग्वेज में से हमें कौन सा डेटा चाहिए, जिसकी भी लैंग्वेज यहाँ पे मैच हो PHP के साथ या तो फिर पाइथन के साथ, इन दोनों में से कोई भी एक मैच हो जाता है, उसी का डेटा यहाँ पे दिखाओ। यानी PHP एंड पाइथन लैंग्वेज जिसकी भी होगी वो सारे डेटा यहाँ पे एक साथ फेच हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे नॉट इन के अंदर क्या होता है, PHP एंड पाइथन के अलावा जितने भी लैंग्वेज है वो सब यहाँ पे फेच करके लेके आओ। सिंपली इतना ही डिफरेंस है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है यहाँ पे $NE यानी नॉट इक्वल टू यानी वो मैच नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा पूरा डॉक्यूमेंटेशन। अब अगर आप यहाँ पे सिंपली करोगे क्लिक तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि उसे कैसे यूज़ करना है और उसके अंदर कौन सी वैल्यू पास करनी है, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे इसे रिफर कर सकते हो। सिंपली अब इसे करेंगे क्लोज। चलिए, अब हम यहाँ पे स्पेसिफिक रेंज के अंदर डेटा को सर्च करना है, तो वो हम कैसे कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान से देखो, एज है 25, 21, 22, 30 एंड 21। ओके, तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे कि जिसकी भी एज 25 से ज़्यादा है उसी का हमें यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिख दो DB डॉट कलेक्शन का नाम स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। अब इसके अंदर आपको पैरामीटर पास करना है क्वेरी का। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ये देखो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे सारे डेटा आ चुके हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए, जैसे कि 25 से ज़्यादा जिसकी भी एज है उसी का डेटा चाहिए। तो वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या लिखना है डबल कोट, और यहाँ पे आपको पास करनी है की। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एज के साथ कंपेयर करना है, तो एज की हमें यहाँ पे पास करनी पड़ेगी एज कॉलन। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 और करूँगा एंटर, तो ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने एग्जैक्ट मैच किया। यानी अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हो तो वो एग्जैक्टली मैच करेगा, जैसे कि DB डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड एज स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट डबल कोट के अंदर लिखा एज कॉलन 25, यानी जिसकी भी एज 25 से मैच हो रही है उसका डेटा यहाँ पे फैच करके लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल 25 की जगह पे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 21, तो ये देखो यहाँ पे दो डेटा फैच हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की एज 21 है। अब अगर हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, जैसे कि 25 से ज़्यादा हो एज, तभी यहाँ पे उसका रिकॉर्ड दिखाओ। तो सिंपली यहाँ पे इसे निकाल देते हैं और यहाँ पे आपको करना है कर्ली ब्रैकेट, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है $GT कॉलन। ओके, बस सिंपली इतना लिखना है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पास करनी है, फॉर एग्जांपल 25। तो ये क्या करेगा, जितने भी डेटा है सब में से चेक करेगा कि जिसकी भी एज ग्रेटर देन है 25 से, उसी का यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाओ। तो सिंपली करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे 5 डेटा में से सिंपली एक ही डेटा हमें यहाँ पे फैच करके मिला है, जिसकी एज यहाँ पे 30 है। तो अगर आपको यहाँ पे 25 को भी इंक्लूड करना है, फॉर एग्जांपल 25 भी आना चाहिए, जिसकी भी एज 25 या तो फिर 25 से ज़्यादा है, उन सब का डेटा यहाँ पे फैच करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या लिखना है, GTE यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और सिंपली कर दो एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, इसकी एज यहाँ पे 25 थी, तो यहाँ पे इसे भी कंसिडर किया, जबकि ऊपर हमने लिखा था GT यानी ग्रेटर देन, तो उसके अंदर वो डेटा नहीं आया, उसके अंदर सिंपली एक ही डेटा आया। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसी वजह से यहाँ पे 2 डेटा आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काम करेगा। ओके, ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसे करेंगे क्लियर। ओके, अब सिंपली यहाँ पे लिखना है DB.student.find, और इसके अंदर जो लिखा है मैंने वो सब अभी यहाँ पे निकाल देता हूँ।
चलिए सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा है कर्ली ब्रैकेट। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि जिस पर्सन का एक्सपीरियंस 3 या तो फिर 3 से ज़्यादा है उन सब का यहाँ पे डेटा लेके आओ। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, ये देखो यहाँ पे डेटा कुछ इस प्रकार से है हमारे पास। जैसे कि ये देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस की फील्ड का की का नाम है EXP। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है EXP, तो डबल कोट EXP डबल कोट ओवर, अब यहाँ पे कोलन स्पेस। अब अगर आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं 3 और करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे जिसका भी एक्सपीरियंस 3 था वो एग्जैक्ट मैच हुआ, तो यहाँ पे डेटा आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3 या तो फिर 3 से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अप एरो के ऊपर करेंगे क्लिक और यहाँ पे 3 को निकाल देते हैं। अब इसके जगह पे सिंपली आपको लिखना है कर्ली ब्रैकेट और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है डॉलर। अब हमें यहाँ पे चेक करना है जिस पर्सन का एक्सपीरियंस 3 या तो फिर 3 से ज़्यादा हो उसी का यहाँ पे रिकॉर्ड लेके आओ। तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी GTE ग्रेटर देन और इक्वल टू कोलन स्पेस 3, यानी जिसका भी एक्सपीरियंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा उसका यहाँ पे डेटा लेके आओ और करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास 4 डेटा आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस है 3, इसका है 4, इसका 5 और 6, यहाँ पे सारे डेटा आ चुके हैं फ्रेंड्स। चलिए अब सिंपली इसी क्वेरी को यहाँ पे थोड़ा सा और फिल्टर करेंगे। फॉर एग्जांपल जिसका एक्सपीरियंस 3 या तो फिर 3 से ज़्यादा है प्लस जिसकी भी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है उसी का यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाओ। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है db.students.find। ओके, अब सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है डबल कोट। अब यहाँ पे की को पास करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं EXP, यानी जिसका भी एक्सपीरियंस कोलन, यहाँ पे हमें चेक करना है कि 3 या तो फिर 3 से ज़्यादा है। इसके लिए सिंपली लिखो कर्ली ब्रैकेट और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो डॉलर GTE, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू कोलन 3, यानी 3 या तो फिर 3 से ज़्यादा हो। ओके, प्लस हमें यहाँ पे और कंडीशन को ऐड करना है। तो यहाँ पे ये ध्यान से देखो, जैसे कि यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट के ऊपर मैं कर्सर को लेके जाता हूँ तो ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे ये ब्लू कलर का हो गया है। यानी ये क्या डिस्प्ले कर रहा है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट के ऊपर हमने कर्सर रखा है उसी का कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे कर्ली ब्रैकेट पे जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे ये ब्लू हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे कंफर्मेशन कर सकते हैं कि कर्ली ब्रैकेट कौन सा है। ओके, अब हमें यहाँ पे दूसरा फिल्टरेशन करना है कि जिसकी भी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट हो। तो इसके लिए वापस यहाँ पे करना है डबल कोट और डबल कोट के अंदर हमें यहाँ पे पास करना है कि जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज की है LANG, तो सिंपली यहाँ पे लिख दो LANG कोलन स्पेस। अब हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करना है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट डबल कोट ओवर। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे सबसे पहले करेंगे कॉपी और यहाँ पे नोटपैड ओपन करेंगे और यहाँ पे नीचे जाएंगे। चलिए अब सिंपली यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इसका लेआउट है, तो यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फाइंड जो फंक्शन है उसके अंदर हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास किया है और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमने यहाँ पे की को पास किया है। फॉर एग्जांपल डबल कोट में लिख दिया है एक्सपीरियंस कोलन और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कर्ली ब्रैकेट और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने पास किया है डॉलर GTE, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब जैसे यहाँ पे खत्म हो रहा है तो वहाँ पे हमने किया है कॉमा, जिसके मदद से यहाँ पे ये सेपरेट हो सके। और यहाँ पे दूसरी फील्ड पास की है डबल कोट के अंदर लैंग्वेज कोलन जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट मैच करेगा। जैसे कि जिसकी भी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है एग्जैक्ट उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, प्लस जिसका एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 या तो फिर 3 से ज़्यादा है उसी को यहाँ पे करेगा सिलेक्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब सिंपली यहाँ पे करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड थे हमारे पास, उसमें से यहाँ पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया। क्यों? क्योंकि इसी पर्सन की एज यहाँ पे 25 है और यहाँ पे इसका लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है। ओके, और अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस पास करनी है, यानी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट या तो फिर पाइथन, इन दोनों में से अगर मैच हो रहा है तो उसी डेटा को यहाँ पे फेच करके लेके आओ। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा $in। तो यहाँ पे आपको पूरा रेफरेंस मिल जाएगा। जैसे कि इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं तो ये देखो यहाँ पे आपको फील्ड का नाम पास करना है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको सिंपली लिखना है $in और सामने आपको एक पूरा एरे पास करना है और इस एरे के अंदर आपको मल्टीपल वैल्यू पास करनी है। चलिए यहाँ पे लाइव आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं। अब सिंपली हमें यहाँ पे पास करना है ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें यहाँ पे चेक करना है $in कोलन। अब हमें यहाँ पे पास करना है एरे
जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू हम पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट कॉमा पाइथन डबल कोट ओवर। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसे कि जिसका भी एक्सपीरियंस 3 या तो फिर 3 से ज़्यादा है, प्लस जिसकी भी लैंग्वेज इस एरे के अंदर जो लैंग्वेज हमने लिखी है उसके साथ अगर मैच होती है तभी यहाँ पे उसका रिकॉर्ड दिखाओ। तो यही क्वेरी को हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे जाएंगे और करेंगे पेस्ट। अब सिंपली करेंगे एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में 2 डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस है 5 और इसका है 3, प्लस यहाँ पे इसकी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट और इसकी है पाइथन। तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा फ्रेंड्स। तो ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे कॉमा करते करते नीचे जाना है और यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहले पास करनी है की, और इसी की मदद से यहाँ पे आपको आउटपुट में डेटा मिलेगा और वो भी होगा फिल्टर। ओके, अब सिंपली यहाँ पे लैंग्वेज को निकाल देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे चेक करना है कि इफ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड एक्सपीरियंस इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये हम कैसे अचीव करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। ये एक है ग्रेटर देन और इक्वल टू और दूसरी है लेस देन और इक्वल टू। तो ये देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट में हमने लिखा है $GTE यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे ये लेस देन वाली लिखनी है, तो वो हमें कहाँ पे लिखनी है, तो ये दोनों चीज़ हमें यहाँ पे एक ही जगह पे लिखनी है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन चेक की है उसके अंदर यहाँ पे एक्सपीरियंस दोनों में कॉमन है, तो इसी फील्ड को हमें यहाँ पे कॉमन रखना है। तो एक्सपीरियंस के अंदर हमने जो कर्ली ब्रैकेट लिखा है उसी के अंदर यहाँ पे आपको ज्वाइंट करना है, कॉमा एंटर, और यहाँ पे आपको दूसरी जो भी कंडीशन लिखनी है वो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे लेस देन वाला चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे लिख दो $LT यानी लेस देन, और यहाँ पे हमने इक्वल टू भी लिखा है तो सिंपली लिख दो E यानी LTE। इसके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि LTE यानी लेस देन और इक्वल टू। इसके अंदर सिंपली आपको इसी प्रकार से पास करना है डेटा। अब हमें यहाँ पे लिखना है कोलन स्पेस, यहाँ पे हमने लिखा है 5 तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 यानी जिसका भी एक्सपीरियंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, यानी जिसका भी एक्सपीरियंस 3 या तो फिर 3 से ज़्यादा है, प्लस जिसका एक्सपीरियंस 5 या तो फिर 5 से कम है, यानी 3, 4 एंड 5। जिसका भी एक्सपीरियंस 3, 4 एंड 5 होगा वही यहाँ पे मैच होगा। ओके, चलिए अब इसका आउटपुट देखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे करेंगे कॉपी। अब यहाँ पे सबसे पहले इस सबको क्लियर कर देते हैं। अब सिंपली करेंगे पेस्ट और करेंगे एंटर। ओके, ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में टोटल 3 डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। तो पहले का एक्सपीरियंस है 5, दूसरे का है 3 और तीसरे का है 4। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पे मैच की थी, जैसे कि 3, 4 एंड 5, इन तीनों में से जो भी मैच होगा सब यहाँ पे आ जाएगा। तो यही डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है फ्रेंड्स। अब अगर आपको यहाँ पे और कंडीशन को ऐड करना है इसके अंदर तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि जिसका भी एक्सपीरियंस 3 या तो फिर 3 से ज़्यादा हो, प्लस यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस 5 या तो फिर 5 से कम हो, प्लस हमें यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं एज, यानी जिसकी भी एज लेस देन हो यानी LT। तो सिंपली यहाँ पे हमें लिखना है $LT यानी लेस देन 25, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली कंडीशन को मैच कर रहे हैं। जिसका भी एक्सपीरियंस 3 या तो फिर 3 से ज़्यादा हो, प्लस उसका एक्सपीरियंस 5 या तो फिर 5 से कम हो, और जिसकी भी एज लेस देन यानी कम हो 25 से, उसी का यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाओ। तो सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी, और पहली वाली क्वेरी का आउटपुट आ रहा था ये, तो अब हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में सिंपली एक ही डॉक्यूमेंट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपीरियंस 3 है, प्लस इसका जो भी एज है वो यहाँ पे 22 है। तो हमने यहाँ पे लिखा है LT यानी लेस देन 25, इसलिए यहाँ पे इसने 25 को कंसिडर नहीं किया। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू तो ये इसे भी कंसिडर कर लेगा। चलिए अब सिंपली करेंगे पेस्ट और करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिखा, तो यहाँ पे इसने इसे भी मैच कर लिया है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम आएगा फ्रेंड्स। चलिए अब सिंपली करेंगे क्लियर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो वो आप कैसे कर पाओगे वही देखना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो यहाँ पे जितने डेटा है सबको यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं db.student.find, सिंपली यहाँ पे फाइंड। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास 5 डेटा है और पांचों यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। ओके, अब अगर हमें यहाँ पे फ्यूचर में कोई डेटा को अपडेट करना है तो वो हम कैसे कर पाएंगे। तो सिंपली इसके लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन का इस्तेमाल करना है
db डॉट कलेक्शन नेम जैसे कि स्टूडेंट्स डॉट अपडेट। ओके, अब इसके अंदर आपको दो पैरामीटर पास करना है। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे नोटपैड के अंदर और यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं db.student.update। चलिए, अब यहाँ पे पहले पैरामीटर में आपको पास करना है एक ऑब्जेक्ट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में भी आपको पास करना है ऑब्जेक्ट। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है इसका क्वेरी। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले पैरामीटर में आपको पास करना है की एंड वैल्यू जिसके साथ आपको डेटा अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई स्पेसिफिक आईडी के थ्रू डेटा को अपडेट करना है तो वही चीज़ यहाँ पे आपको करनी है पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आएगी की, जैसे कि _ID $ओवर स्पेस आईडी की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसकी जो भी आईडी है उसे यहाँ पे करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की ये आईडी है, तो आपको ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे इस आईडी के साथ जितने भी डेटा मैच हो गए उसकी वैल्यू का आपको करना है अपडेट। तो सिंपली यहाँ पे एंटर। दूसरे पैरामीटर में आपको पास करनी है अप टू डेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, जिसकी भी आईडी यहाँ पे इसके साथ मैच होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉपी की है, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉपी किया है ये लास्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है उसकी आईडी, तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस जो 6 है उसे अगर हमें यहाँ पे 10 के अंदर कन्वर्ट करना है, अपडेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पहले पैरामीटर में आपको पास करना पड़ेगा सिलेक्टर, यानी किस वैल्यू से आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है आईडी, तो यहाँ पे आईडी के जरिए तो कोई भी डॉक्यूमेंट यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, यानी वो डायरेक्टली उसे टारगेट कर लेगा। अब उसी के अंदर यहाँ पे वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, तो अपडेट जो भी करना है आपको वो यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका जो भी एक्सपीरियंस है उसे यहाँ पे अपडेट करना है। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं $EXP ओवर स्पेस 10। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, db.students.update और इसके पहले पैरामीटर में हमने क्या पास किया, एक आईडी सिलेक्टर, जैसे कि यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है आईडी के थ्रू, तो यहाँ पे लिख दिया है हमने जिसकी भी आईडी इसके साथ मैच हो जाए उसी को यहाँ पे कर दो अपडेट। और अपडेट करने के लिए सिंपली कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है वो यहाँ पे हमने दूसरे पैरामीटर में लिखा है, जैसे कि इसका एक्सपीरियंस चेंज कर दो 10 के साथ। चलिए, अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और CMD में जाके सिंपली कर लेते हैं पेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं और करेंगे पेस्ट। अब सिंपली करेंगे एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिल रहा है और इस रिजल्ट के अंदर आपको क्या मिल रहा है, एंड मैच 1, यानी एक डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली मैच हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे एंड अपसेटेड, ये दूसरा पैरामीटर जो है ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई नया डेटा ऐड हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है 0, यानी यहाँ पे इसने सिर्फ अपडेट किया है, कोई नया डेटा को ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे सिंपली है 0। और यहाँ पे लिखा है एंड मॉडिफाइड 1, यानी एक डेटा इफेक्ट हो चुका है और उसका जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे मॉडिफाई हो चुका है। चलिए, अब वापस यहाँ पे करेंगे फाइंड। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस मिला, जैसे कि यहाँ पे जो हमने नेम लिखा था, एज लिखा था, लैंग्वेज लिखा था, वो सब यहाँ पे निकल गया। क्यों? क्योंकि वही चीज़ हमने यहाँ पे पास नहीं की थी इस पैरामीटर में, तो इसी वजह से यहाँ पे ये निकल गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको जितने भी डेटा अपडेट करने हैं सब यहाँ पे एक साथ पास कर लो, जैसे कि यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी। ओके, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ओके, तो अब ये क्या करेगा, सिंपली आईडी के थ्रू डेटा को टारगेट करेगा और उसी डेटा के अंदर ये सारे डेटा को रख देगा। चलिए, अब सिंपली करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट और करेंगे एंटर। चलिए, अब वापस यहाँ पे मैच हो चुका है और यहाँ पे मॉडिफाई भी हो चुका है। वापस यहाँ पे करेंगे फाइंड, तो ये देखो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी वो यहाँ पे वापस आ चुकी है और इस प्रकार से ये काम करेगा। लेकिन अगर सोचो कि यहाँ पे ये एक दो चीज़ थी तो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ली, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारा डेटा एक साथ हो तो सारे फील्ड को तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना, स्पेसिफिक सिंपली एक ही फील्ड को हमें यहाँ पे अपडेट करना है, तो उसकी वजह से यहाँ पे सारे डेटा निकल रहे हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है $set। तो सिंपली यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला पैरामीटर तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि यहाँ पे ये टारगेट करेगा आईडी के थ्रू, और दूसरे पैरामीटर में आपको सिंपली लिखना है $set। अब यहाँ पे करना है कोलन और यहाँ पे आएगा कर्ली ब्रैकेट। चलिए, अब सिंपली करेंगे एंटर। अब इसके अंदर आपको जो भी अपडेट करनी है वैल्यू वो यहाँ पे पास कर लो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इतने सारे डेटा है
नाम है, एज है, लैंग्वेज है, एक्सपीरियंस है, इन सब में से हमें सिंपली यहाँ पे एक्सपीरियंस एक ही फील्ड को अपडेट करना है और दूसरे जो डेटा है वो वैसे के वैसे रखने हैं। तो सिंपली यहाँ पे लिख दो डबल कोट EXP डबल कोट ओवर कोलन स्पेस 10। तो ये क्या करेगा, सिंपली इस आईडी के थ्रू डेटा को टारगेट करेगा और उसी डेटा की वैल्यू को कर देगा सेट, यानी $सेट, और इसके अंदर आपको वही डेटा पास करना है जो आपको सेट करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे इसका नाम भी चेंज करना है तो यहाँ पे लिख दो डबल कोट नेम डबल कोट ओवर कोलन स्पेस। अब सिंपली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी की पास कर रहे हैं आप वो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, यानी कैपिटल स्मॉल का भी आपको ध्यान रखना है। अब सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं राज डबल कोट ओवर। ओके, तो ये क्या करेगा, सिंपली आईडी के थ्रू डेटा को टारगेट करेगा और उसी डेटा की वैल्यू को यहाँ पे कर देगा सेट, और सेट में क्या करेगा, एक तो चेंज करेगा एक्सपीरियंस और दूसरा यहाँ पे चेंज करेगा नाम। उसके अलावा जितने डेटा है वो वैसे के वैसे रखेगा। सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट और करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे एक मैच हो चुका है और यहाँ पे मॉडिफाई भी हो चुका है। वापस करेंगे फाइंड। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोहन लिखा था हमने, तो यहाँ पे चेंज हो चुका है राज के साथ। प्लस यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस जो पहले से 10 था उसी को हमने यहाँ पे वापस 10 लिखा है, तो वो तो वैसा का वैसा है, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट। अगर आपको यहाँ पे डेटा को अपडेट करना है जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है और उसी वैल्यू का आपको यहाँ पे करना है इंक्रीमेंट, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे यूज़ करना है $सेट की जगह पे INC और यहाँ पे इसे निकाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपीरियंस 1। तो ये क्या करेगा, इस आईडी के थ्रू डेटा को टारगेट करेगा और उसी डेटा के अंदर क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। किसके अंदर, एक्सपीरियंस के अंदर, जिसके भी साथ यहाँ पे ये मैच होगा उसका एक्सपीरियंस के अंदर ये एक का इंक्रीमेंट कर देगा। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। अब सिंपली करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे एक मैच हो चुका है और यहाँ पे एक मॉडिफाई भी हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे वापस करेंगे फाइंड और ये देखो यहाँ पे इसके एक्सपीरियंस में एक का इंक्रीमेंट हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको यहाँ पे इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो सिंपली यहाँ पे mongodb.com के ऊपर आओ और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा इसका। अब अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू को एक साथ अपडेट करना है तो वो आप कैसे कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे चेक करना है कि जिसका भी एक्सपीरियंस 5 से कम है उन सब रिकॉर्ड के अंदर हमें क्या करना है, उन सब रिकॉर्ड के अंदर जो भी एज लिखी है उसे यहाँ पे रिसेट कर देनी है 0 के साथ। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और अब यहाँ पे आईडी को निकाल लेते हैं, क्योंकि आईडी के जरिए तो हम यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट को अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आईडी सबके अंदर अलग अलग होती है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है एक्सपीरियंस के साथ, तो सिंपली यहाँ पे लिख दो डबल कोट EXP डबल कोट ओवर कोलन। अब हमें यहाँ पे ग्रेटर देन एंड लेस देन वाला ऑपरेशन करना है, तो सिंपली यहाँ पे आएगा कर्ली ब्रैकेट एंटर और हमें यहाँ पे चेक करना है $लेस देन कॉमा स्पेस 5, यानी जिसकी भी एक्सपीरियंस की वैल्यू 5 से कम है उसे यहाँ पे कर दो टारगेट और उसकी जो भी नई वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आपको लिखनी है कर्ली ब्रैकेट में। तो सिंपली यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं और हमें यहाँ पे करनी है सेट, तो यहाँ पे लिख दो $सेट कोलन स्पेस कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी डेटा मैच होगा उन सब की एज को करना है 0, तो यहाँ पे लिख दो डबल कोट एज डबल कोट ओवर कोलन स्पेस 0। ओके, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे टारगेट करेगा। तो टारगेट के लिए सिंपली चेक करेगा कि जिसका भी एक्सपीरियंस लेस देन 5 यानी 5 से कम है उसे यहाँ पे कर दो सिलेक्ट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, जैसे कि ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और सबका एक्सपीरियंस 5 2 3 4 11 है। तो 5 से कम वाला है ये एक हरेश, दूसरा है मोहित और तीसरा है चिराग। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट में क्या करना है, इन सब की एज को कर देना है 0। यही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी, अब सिंपली यहाँ पे करेंगे पेस्ट और करेंगे एंटर। ओके, ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिला, मैच मिला 1, जबकि यहाँ पे मैच होना चाहिए था 3। ओके, ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिला, सिंपली मैच मिला 1 ही मिला। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस है 5 2 3 और 4, तो यहाँ पे ये तीनों मैच होने चाहिए थे, फिर भी हरेश ही मैच हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट एक ही रिकॉर्ड को करेगा अपडेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट मेथड है फ्रेंड्स वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करती है। अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो यहाँ पे तीसरे पैरामीटर में आपको पास करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे लिख दो कॉमा एंटर कर्ली ब्रैकेट एंटर। ओके, मल्टी कोलन ट्रू
तो यहाँ पे जो मल्टी है वो यहाँ पे कीवर्ड है, तो यहाँ पे इसे डबल कोट में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे चलेगा। अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने किया है मल्टी ट्रू, यानी मल्टीपल रिकॉर्ड को एक साथ अपडेट कर दो। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल्स होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करता है, लेकिन हमें तो यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड को अपडेट करना है, इसीलिए यहाँ पे तीसरे पैरामीटर में आपको पास करना है ऑब्जेक्ट और इसके अंदर लिख दो मल्टी ट्रू, तो ये मल्टीपल रिकॉर्ड को अपडेट कर लेगा। ओके, अब सबसे पहले तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो एक रिकॉर्ड मैच हुआ था वो यहाँ पे अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, ये देखो यहाँ पे हरीश की एज हो चुकी है 0। अब यहाँ पे सिंपली करेंगे पेस्ट, जो ओके गलती से यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हरीश की एज कर दी है 0। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, मैच किया 3 रिकॉर्ड के साथ, जैसे कि यहाँ पे हरीश, मोहित एंड चिराग, ये तीनों के तीनों सक्सेसफुली मैच हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मल्टी ट्रू लिखने से ये बेनिफिट है, मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ अपडेट हो जाएंगे। लेकिन ये देखो यहाँ पे मॉडिफाई किया है इसने 2 को, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया है 3 को, लेकिन यहाँ पे मॉडिफाई किया है 2 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हरीश तो पहले से यहाँ पे अपडेट हो चुका था, इसी वजह से यहाँ पे मोहित एंड चिराग अपडेट हो गए। चलिए अब वापस करेंगे फाइंड। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इन तीनों की एज हो चुकी है 0। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा फ्रेंड्स। अब इसी क्वेरी के अंदर हम थोड़ा सा और अपडेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट आईडी करेंगे कॉपी। ओके, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं अंडरस्कोर आईडी डबल कोट ओवर कोलन स्पेस पेस्ट। अब यहाँ पे सिंपली आईडी को कर देते हैं चेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं 9। ओके, तो ये क्या करेगा, सिंपली इस आईडी के थ्रू ये डेटा को टारगेट करेगा, लेकिन इस आईडी का कोई डेटा है ही नहीं हमारे डेटाबेस में। तो अगर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है डेटा, तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे निकाल देते हैं इन सबको। अब सिंपली करेंगे पेस्ट और करेंगे एंटर। ओके, तो यहाँ पे अगर मैच नहीं होता है तो यहाँ पे ये आउटपुट में आपको मिलेगा 0 0 0। चलिए ओके, अब अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि अगर यहाँ पे इस आईडी के साथ कोई डेटा मैच ना हो तो उस नाम का एक नया डेटा ऐड हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, तो वो चीज़ यहाँ पे आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे नोटपैड के ऊपर और ये देखो यहाँ पे इस नाम का कोई आईडी ही नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कट और इन सबको यहाँ पे निकाल देते हैं। अब सिंपली यहाँ पे हमें दूसरा फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है सेव। ओके, इस फंक्शन के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है। तो ये फंक्शन क्या करता है फ्रेंड्स, ये फंक्शन इंसर्ट एंड अपडेट दोनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो अपडेट फंक्शन क्या करता है, सिंपली आईडी या तो फिर दूसरी फील्ड के थ्रू डेटा को सिलेक्ट करता है और उसी के अंदर यहाँ पे अपडेट करता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हम डॉलर सेट के जरिए यहाँ पे अपडेट कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इंसर्ट के अंदर हम क्या करते थे, नया डेटा इंसर्ट कर रहे थे। लेकिन सेव फंक्शन क्या करेगा, वो चेक करेगा कि अगर पहले से वो डेटा मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू ऑब्जेक्ट आईडी। तो ये देखो यहाँ पे जितने भी डेटा थे सब में से मैंने क्या किया, आईडी को किया कॉपी, और जो आईडी यहाँ पे पहले से मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लास्ट में 9 हो, ऐसी कोई आईडी ही नहीं है। ओके, अब सिंपली यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे लिख देते हैं एज डबल कोट कोलन स्पेस 50। अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे जाकर सिंपली कर लेते हैं पेस्ट और करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे मैच 0, यानी इस आईडी वाला कोई डेटा है ही नहीं हमारे पास, इसलिए यहाँ पे कुछ मैच नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे ये देखो एंड अपसर्टेड 1, यानी इसने क्या किया, इस आईडी का डेटा नहीं मिला इसे, तो इसने क्या किया, नया डेटा ऐड कर लिया। यानी इसने क्या किया, इंसर्ट कर लिया है नया डेटा और इसकी आईडी भी इसने असाइन कर ली है जो हमने यहाँ पे पास की थी वही। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे फाइंड। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 रिकॉर्ड आ चुके हैं, जिसके अंदर ये लास्ट वाला जो डेटा दिख रहा है आपको, वो भी हमने यहाँ पे सेव फंक्शन के जरिए इंसर्ट किया है, जिसकी एज हमने यहाँ पे 50 लिखी थी, तो यहाँ पे 50 आ चुकी है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी एज चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं 40 और इसी फंक्शन को वापस करेंगे कॉपी। चलिए अब सिंपली यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ओके, तो ये फंक्शन अब क्या करेगा, सिंपली चेक करेगा कि इस आईडी वाला कोई डेटा है, अगर हाँ है तो उसे सिंपली कर दो अपडेट। अब ये करेगा अपडेट। अब यहाँ पे ये इंसर्ट नहीं करेगा फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि इस आईडी वाला डेटा पहले से यहाँ पे मौजूद है। तो अब ये अपडेट वाला काम करेगा, सिंपली करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे एक डेटा मैच हो चुका है और उसी डेटा को इसने कर दिया है अपडेट और इसने नया डेटा कोई ऐड नहीं किया है। चलिए अब वापस करेंगे फाइंड।
तो ये देखो यहाँ पे ये जो डेटा था उसकी एज यहाँ पे इसने कर दी है 40। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काम करेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो सेव फंक्शन है फ्रेंड्स वो यहाँ पे इंसर्ट एंड अपडेट दोनों का काम कर रहा है। ओके, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे क्लियर। तो ठीक यही चीज अगर आपको यहाँ पे अपडेट फंक्शन के साथ भी अचीव करनी है तो वो भी आप कर सकते हो फ्रेंड्स। लेकिन उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो तीसरा पैरामीटर आता है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये तीसरा पैरामीटर है, उसी पैरामीटर में आपको लिखना पड़ेगा अपसर्ट कोलन ट्रू। ओके, अब अगर आप इसे रन करोगे तो ये क्या करेगा, सिंपली चेक करेगा कि इस आईडी वाला कोई डेटा है। अगर हाँ है तो सिंपली उसे करेगा अपडेट। लेकिन अगर वो यहाँ पे डेटा को मैच नहीं कर पा रहा है तो सिंपली यहाँ पे इस डेटा को कर देगा इंसर्ट। तो यहाँ पे ये सेम टू सेम सेव फंक्शन के जैसा काम करेगा फ्रेंड्स। सिंपली आपको यहाँ पे इसे ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे सब डेटा को करेंगे फाइंड। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जितने भी डेटा है इन सब की वैल्यू को हम इजीली अपडेट कर पाएंगे अपडेट फंक्शन की मदद से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम चेंज करना है इसका तो नेम चेंज हो जाएगा, एज चेंज करनी है तो वो भी हो जाएगी। लेकिन अगर हमें यहाँ पे ये जो की हमने पास की है उसका नाम यहाँ पे चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है नेम, तो ये जो नेम वाली की है उसे यहाँ पे रिप्लेस करना है फर्स्ट नेम वाली की के साथ। तो यहाँ पे पूरी की पूरी की हमें चेंज करनी है। तो वो हम कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक फंक्शन का इस्तेमाल करना है जो हमें यहाँ पे पहले से देख लिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है आपको db.students, जो यहाँ पे हमारा कलेक्शन है, डॉट अपडेट। ओके, चलिए यहाँ पे नोटपैड में लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे अपडेट के पहले पैरामीटर में हमें क्या पास करना है, सिलेक्टर पास करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आईडी पास करेंगे। ओके, तो ये क्या करेगा, सिंपली आईडी के थ्रू डेटा को टारगेट करेगा और अगर वो मैच हो रहा है तो सिंपली यहाँ पे हमें करना है इसे अपडेट। तो सिंपली यहाँ पे लिख दो कर्ली ब्रैकेट, एंटर। ओके, तो ये तो सेम टू सेम अपडेट वाला ही है। लेकिन अपडेट के अंदर हम क्या कर रहे थे, वैल्यू को अपडेट कर रहे थे। वैल्यू को अपडेट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे यूज कर रहे थे $set कोलन, और इसके अंदर अगर आपको यहाँ पे एज चेंज करनी है तो यहाँ पे लिख दो एज डबल कोट ओवर कोलन, यहाँ पे लिख दो 10 20, आपको जो भी लिखनी है वो। तो ये तो हो रही थी अपडेट वैल्यू, लेकिन हमें यहाँ पे पूरी की पूरी की अपडेट करनी है। तो की अपडेट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा $rename। ओके, तो ये क्या करेगा, सिंपली आप यहाँ पे नई की को असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे चेंज करनी है कि जिसकी भी आईडी यहाँ पे मैच हो रही है, जैसे कि यहाँ पे जिसकी भी आईडी मैच हो रही है उसकी की को कर दो चेंज। जैसे कि यहाँ पे इसकी आईडी हमने पास की है तो इसकी जो भी की है नेम वाली उसे यहाँ पे रिप्लेस कर दो फर्स्ट नेम के साथ। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको पास करनी पड़ेगी पुरानी की। जैसे कि यहाँ पे नेम को हमें रिप्लेस करना है तो यहाँ पे लिख दो नेम, यानी इसे रिप्लेस कर दो कोलन स्पेस डबल कोट। अब यहाँ पे आपको नई वाली की पास करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम डबल कोट ओवर। ओके, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आईडी के थ्रू डेटा को करेगा टारगेट। तो इसे यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो सर्च करेगा कि जिसका भी की का नाम है नेम, जैसे कि यहाँ पे ये है नेम, तो इसी चीज़ को यहाँ पे चेंज कर लो, रीनेम कर लो। किसके साथ, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम के साथ। तो इसकी जो वैल्यू है प्रशांत वो तो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन सामने जो की है नेम वाली उसी को यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं हम। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे निकाल देते हैं और इस क्वेरी को करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट और यहाँ पे इसे सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब सिंपली यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब वापस यहाँ पे करेंगे फाइंड। तो ये देखो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस मिला फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे इसकी की का नाम था नेम, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है फर्स्ट नेम के साथ। इसकी वैल्यू वैसी की वैसी है, लेकिन इसकी की यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काम करेगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एंड फाइनल यहाँ पे इसे करेंगे क्लियर। और यहाँ पे इन सब डेटा को ध्यान से देखो, यहाँ पे जितने भी डेटा है सब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो सिंपली यहाँ पे लिखना है db.collection name, जैसे कि स्टूडेंट्स डॉट रिमूव। ओके, अब अगर आप यहाँ पे करोगे एंटर तो ये देखो यहाँ पे आपको एरर मिलेगी। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेरी पास करनी ही पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है कर्ली ब्रैकेट और सिंपली कर दो एंटर। लेकिन एंटर करोगे तो क्या होगा, इस कलेक्शन के अंदर जितने भी डेटा है, जितने भी डॉक्यूमेंट है, सब यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, यानी ये पूरा कलेक्शन खाली हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे रिमूव नहीं करना है, कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को ही डिलीट करना है, रिमूव करना है। तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे यूज कर सकते हो उसकी आईडी, या तो फिर यहाँ पे कोई कंडीशन लिख सकते हो, जैसे कि एज जिसकी ज़्यादा है या तो फिर कम है 25 से ऐसे। तो अगर आपको यहाँ पे आईडी के थ्रू डेटा को डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पे इसे कर दो कॉपी
और कर्ली ब्रैकेट में कर लो पेस्ट। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, db.student.remove और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में हमने लिख दिया है __id, जिसकी भी आईडी इसके साथ मैच हो उसे यहाँ पे कर दो रिमूव। ओके, ये देखो यहाँ पे रिमूव 1 यानी एक डेटा यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास 6 डेटा थे, तो उसमें से यहाँ पे 5 ही बचे हैं। तो ये वाला जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। अब अगर आपके यहाँ पे कंडीशन के साथ रिमूव करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रिमूव और यहाँ पे पास करेंगे कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब सिंपली इसके अंदर आपको कंडीशन पास करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं एज $:100। ओके, तो ये क्या करेगा, सिंपली सब डॉक्यूमेंट में चेक करेगा कि जिसकी भी एज 100 है उसे यहाँ पे वो रिमूव कर लेगा। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई डेटा ही नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट और करेंगे एंटर। ओके, ये देखो यहाँ पे रिमूव 0 यानी हमारा कोई डेटा डिलीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर एज 100 है ही नहीं। तो अगर आपको यहाँ पे कंडीशन लिखनी है तो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले देखा था, कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर आपको लिखना है $। अब अगर आपको यहाँ पे लेस देन लिखना है तो यहाँ पे LT (:) 2। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली रिमूव फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर हमने क्या पास किया, <2 यानी जिसकी भी एज 2 से कम है उसे यहाँ पे कर दो रिमूव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखो हमारे डेटा को ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, एज = 0 0 0। तो यहाँ पे ये 3 डेटा है, तो ये तीनों के तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे इन तीनों को हमें करना है रिमूव। तो यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और सिंपली करेंगे पेस्ट। अब सिंपली करेंगे एंटर। ओके, और ये देखो यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं 3 डेटा हमारे, तो यहाँ पे इन तीनों को निकाल दिया होगा इसने। चलिए वापस करेंगे फाइंड। ओके, तो यहाँ पे सक्सेसफुली तीनों डेटा निकल चुके हैं। ओके, और ये देखो अब हमारे पास सिंपली 2 ही डेटा बचे हैं और इसके ऊपर आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो यहाँ पे आप सक्सेसफुली कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्रूड ऑपरेशन पूरा कवर हो चुका है, जैसे कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये चारों को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी इसके लिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। और अगर आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पहले से आती है तो यहाँ पे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब सिंपली यहाँ पे MongoDB कंपोज को करेंगे ओपन और यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस में। ओके, ये है हमारा कॉलेज का डेटाबेस और इसके अंदर है स्टूडेंट्स और यहाँ पे हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट है। ओके, अब अगर आपको यहाँ पे इस डेटाबेस का बैकअप लेना है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जाके आपको करना है क्लिक। अब यहाँ पे आपको क्वेरी फायर करनी है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे पूरा कलेक्शन चाहिए तो सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट फुल कलेक्शन और सिंपली करेंगे सिलेक्ट। ओके, अब सिंपली आपको यहाँ पे फील्ड को सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपको कौन सी फील्ड का बैकअप चाहिए। ओके, तो मुझे यहाँ पे सारी फील्ड चाहिए तो मैंने यहाँ पे सबको कर दिया है टिक और सिंपली करेंगे सिलेक्ट आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला है जेसन और दूसरा है CSV। तो सिंपली यहाँ पे मैं जाऊँगा जेसन के साथ और यहाँ पे सिंपली आउटपुट का डायरेक्टरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, और ये देखो यहाँ पे students.json के नाम से फाइल सेव होगा और सिंपली करेंगे सिलेक्ट। अब यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा डेटा बैकअप हो चुका है। अब सिंपली करेंगे क्लोज। ओके, अब सिंपली यहाँ पे जाएंगे। ओके, ये देखो यहाँ पे students.json ये पूरा कलेक्शन है, तो सिंपली यहाँ पे VS कोड के अंदर करेंगे ओपन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो पूरा फॉर्मेट है वो यहाँ पे जेसन का है, जो यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में हमने देखा था वही चीज़ यहाँ पे ये देखो डबल सामने उसकी वैल्यू यानी की एंड वैल्यू। इसी प्रकार से यहाँ पे पूरा डेटा स्टोर होता है फ्रेंड्स। ओके, तो इस प्रकार से आप अपने कलेक्शन का बैकअप ले सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तब यहाँ पे आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसे। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वाली वीडियो में हमने MongoDB के बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स MongoDB के अंदर, लेकिन सब यहाँ पे एक ही वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता। और फिर भी आपको यहाँ पे क्वेरी है तो सिंपली यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके, अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला है तो सिंपली आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सिंपली इसे लाइक कर दीजिएगा। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे बहुत सारी क्वेरीज जो यहाँ पे GTU के सिलेबस में है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज के वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।